हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 11 गणित के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता की। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 16.3 की। इससे पहले मैं आपको प्रोबेबिलिटी के 16.1 और 16.2 के वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो कक्षा 11 गणित की प्लेलिस्ट आपको आई बटन पर मिल जाएगी, जहां से आप अपने पुराने वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत एक्सरसाइज 16। अभी बात करते हैं प्रायिकता का अभिगृहीतीय दृष्टिकोण, एक्जियोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो बेसिकली इसमें और कुछ नहीं है। आपने यहां पर हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इससे पहले अपन घटना की बात कर चुके हैं। तो ध्यान ये रखना है, आपने हाई स्कूल में ये पढ़ रखा है भाई कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो प्रायिकता होती है, वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है ना। तो किसी घटना ई के लिए जो प्रायिकता होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ना 0 से छोटी होगी, 0 से छोटी नहीं हो सकती प्रायिकता, यानी कि निगेटिव ऋणात्मक नहीं हो सकती प्रायिकता, और 1 से बड़ी नहीं होगी प्रायिकता, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई प्रायिकता 0 हो रही है, अगर कोई चूंकि बराबर का निशान भी लगा है, तो अगर कोई प्रायिकता 0 हो रही है तो उसे हम असंभव घटना बोल देते हैं। और अगर किसी घटना की प्रायिकता 1 हो रही है तो वह निश्चित घटना कहलाती है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं बात करूं कि PS बराबर 1, अब PS बराबर 1 का मतलब यह है कि पूरी जो आपकी प्रतिदर्श समष्टि है उसकी जो प्रायिकता रहेगी, पूरी प्रतिदर्श समष्टि की प्रायिकता निश्चित तौर पे 1 रहेगी। ठीक है, इसके अलावा हाई स्कूल में आपने ये भी पढ़ रखा है कि PE प्लस PE नहीं बराबर 1, मतलब अगर कोई घटना है और उसकी विपरीत घटना, दोनों का योगफल 1 होगा। ठीक है, ये आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा है, इसको आपको ध्यान देना है। आगे बात करते हैं, माना किसी प्रतिदर्श समष्टि S के परिणाम निम्न है। कोई प्रतिदर्श समष्टि S है जहां पर उसके जो परिणाम है वो है आपके ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 डॉट 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 ओमेगा n, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते थे, यहां पर उन्होंने ओमेगा ले लिए, कोई बड़ी बात नहीं। तो यहां पर आपके जो सारे परिणाम निकल रहे हैं, अगर हर एक परिणाम को आप एक एक करके जोड़ते हैं तो सभी परिणामों का योग 1 रहेगा। ठीक है, सभी परिणामों की प्रायिकताओं का योग, सभी परिणामों की प्रायिकताओं का योग 1 रहेगा। इसके अलावा आपने ये सूत्र पढ़ रखा है, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रखा है, समुच्चय वाले ध्यान रखिएगा। PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अब मैं बता चुका हूं कि अगर दो घटनाएं अपवर्जी घटनाएं हैं तो उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, और यदि A और B अपवर्जी घटना है तो कॉमन कुछ नहीं है। इसका मतलब इंटरसेक्शन जो होगा वो 5 होगा। अब जब इंटरसेक्शन 5 होगा यानी कि प्रायिकता का मान 0 होगा। ठीक है, यहां आप थोड़ा सा और बेहतर कर सकते थे कि अगर इंटरसेक्शन, समझना बात को, अगर इंटरसेक्शन 5 हो रहा है तो प्रायिकता का मान 0 हो रहा, A इंटरसेक्शन B बराबर 5, तो हम कह सकते हैं भाई इसीलिए PA इंटरसेक्शन B बराबर 0, प्रायिकता का मान 0 होगा। ठीक है, अगर A और B के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं, यानी A इंटरसेक्शन B बराबर 5 है तो प्रायिकता का मान 0 होगा। उस स्थिति में सूत्र क्या बन जाएगा, PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB। अच्छा, सूत्र भी बहुत आसान है याद करना, कोई कठिन बात तो है नहीं है। आपको तो ये ध्यान रखना है कि अगर यहां अपन यूनियन ले रहे हैं तो माइनस में इंटरसेक्शन घटा देंगे बस। ठीक है, यूनियन लिया है तो माइनस में इंटरसेक्शन घटा देना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये आपका उदाहरण नंबर 9 दिया है कि मान लीजिए एक प्रतिदर्श समष्टि S दिए, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा n है, और निम्नलिखित में से प्रत्येक परिणाम के लिए कौन सी प्रायिकता निर्धारण वैध है। ठीक है, ये आपसे कह रहा है। अच्छा, यहां पर ओमेगा 6 है सवाल में, कोई दिक्कत नहीं है, n की जगह यहां 6 है। अच्छा, तो ये आपको परिणाम दे रखे हैं और बहुत ही सिंपल सवाल है। ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6 ये दिए हैं। पहला आपको ये दिया, करना क्या भाई, सबको जोड़ लो। अगर एक आ रहा है तो वो जो प्रायिकता है वो वैध होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है भाई कि प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ी और 0 से छोटी नहीं हो सकती। 1 से बड़ी नहीं होगी और 0 से छोटी नहीं होगी, यानी निगेटिव नहीं होगी। तो यहां पर आप देख रहे हो पहले में 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 इन सबको अगर अपन जोड़ लेते हैं, अगर आप इन सबको अगर आप प्लस करते हैं तो यहां से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 1 मिलेगी।
ठीक है, तो यहां पर प्रायिकता का जो निर्धारण है वो वैध हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर बी में देख लीजिए 1 + 0 इन सबको करेंगे तो टोटल वैल्यू यहां से कितनी मिलनी है, अगर मैं बात करूं तो टोटल वैल्यू यहां से भी आपको 1 मिलेगी, तो इसलिए प्रायिकता का निर्धारण वैध है। अब यहां पर आप गौर कीजिए क्वेश्चन नंबर सी में, तो यहां आप देख रहे हैं कि जो ω5 और ω6 है उसकी वैल्यू निगेटिव दी है, जबकि प्रायिकता का मान माइनस में नहीं होना चाहिए, तो ये वैध नहीं होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर डी की बात कर लूं तो यहां आप देख रहे हैं कि ω6 में 3/2, अब 3/2 क्या होता है 1.5, 1.5 1 से बड़ा हो गया तो यहां पर भी वैध नहीं रहेगा। और अगर क्वेश्चन नंबर ई की बात कर लूं तो इन सबको जोड़ने पर जो टोटल वैल्यू आ रही है वो आपकी आ रही है 2.1 और प्रायिकता का मान यहां पर जोड़ने पर 1 होना चाहिए, 2.1 नहीं, तो इसलिए ये भी वैध नहीं रहेगी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। तो देखिए मैंने आपको सवाल लगा के दिखा दिया, इस प्रकार से करना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, जो भी प्रायिकता दी है उन सबको जोड़ लीजिए तो ये 6/6 बराबर 1 हो रहा है, और बराबर 1 हो रहा है तो यहां से आप कह देंगे कि इसलिए प्रायिकता निर्धारण ए जो है वो वैध है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर बी की बात कर लूं तो जो दिया था 1 + 0 + 0 + 0 प्लस उनको जोड़ते हैं तो बराबर 1 आता है, तो यहां से हम कह रहे हैं कि इसलिए प्रायिकता निर्धारण बी वैध है। फिर क्वेश्चन नंबर सी की बात कर रहे हैं, जो मैंने आपसे कहा कि जो ω5 की प्रायिकता है वो -1/4 है और ω6 की प्रायिकता -1/3 है। चूंकि प्रायिकता ω5 और ω6 ऋणात्मक है इसलिए प्रायिकता निर्धारण सी वैध नहीं है। ठीक है, प्रायिकता निगेटिव नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर डी था कि ω6 की अगर मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर डी में आपको 3/2 दिया था, जो 3/2 है वो 1 से बड़ा है, तो इसलिए प्रायिकता निर्धारण डी वैध नहीं है। क्वेश्चन नंबर ई की बात कर लें तो जो आपको दिया था 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 इन सबको जोड़ते हैं 2.1 आता है जो कि 1 से बड़ा है, इसलिए प्रायिकता निर्धारण ई वैध नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं घटना की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं, आपको पता है ये आपके 8 परिणाम मिलते हैं। अच्छा यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप एक सिक्के को उछालते हैं, अगर आपने एक सिक्के को उछाला तो सिक्के को उछालने के बाद आपको पता है या तो आपको हेड मिलेगा, ठीक है, या फिर आपको टेल मिलेगा भाई, या तो आपको हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। तो हेड की प्रायिकता कितनी होती है आपने पढ़ रखा है, हेड की प्रायिकता 1/2 और टेल की प्रायिकता कितनी होती है 1/2। तो यहां पर भी अगर आपको हर एक की प्रायिकता निकालनी है, जैसे HHH की प्रायिकता निकालनी है, ठीक है, तो HHH की प्रायिकता कैसे निकाल सकते हो, 2 तरीके हैं। पहले बात तो आप ये देखो कि H की वैल्यू 1/2 फिर 1/2 और 1/2, तो यहां से आपने प्रायिकता निकाल ली 1/8। ठीक है, यहां से आपने प्रायिकता निकाल ली 1/8। या फिर आप ये सोच सकते हो कि अगर आपको HHH की प्रायिकता निकालनी है, समझना, HHH की प्रायिकता निकालनी, अच्छा ये चीज तब काम नहीं करेगी जब पासे के साथ सिक्के को उछाल देंगे। अभी अपन ने सिर्फ सिक्के को उछाला या फिर सिक्के के साथ अगर आपने पासा उछाल दिया, 2 चीजें हो जाएंगी, तब ये चीज काम नहीं करेगी। तब आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा जो जैसे मैंने बताया। जैसे अगर मैं बात करता TTH की, तो T की प्रायिकता 1/2, T की प्रायिकता 1/2 और H की प्रायिकता भी 1/2, तो यहां पर भी 1/8 आएगा। बात को समझिएगा। लेकिन अगर उन्होंने 2 चीज उछाल दी तब आपका यही काम आएगा, ये जो मैं अभी बताऊंगा वो नहीं आएगा। कैसे कि इस तरीके से और सोच सकते थे आप कि HHH की प्रायिकता, तो HHH जो एलिमेंट है वो 1 है और टोटल एलिमेंट कितने हैं 8 हैं, टोटल एलिमेंट 8 है, तो क्या होता है सूत्र, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। प्रायिकता का जो सूत्र होता है, प्रायिकता का जो सूत्र होता है आपने पढ़ रखा भाई, क्या होता है, अनुकूल परिणाम। क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, है ना, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये होता है सूत्र। तो अगर मैं HHH प्रायिकता की बात करता है, इसकी HHH की, तो इसके लिए अनुकूल परिणाम है 1 और कुल परिणाम अपन को कितने दिए हैं 8। ठीक है, तो यहां से इस तरीके से सोच सकते हैं। बहरहाल दोनों तरीके हैं सोचने के। से अगर मैं बात करता HTH की, तो H की प्रायिकता 1/2, T की प्रायिकता 1/2 और H की प्रायिकता 1/2, तो यहां से कितना बनेगा 1/8 बन जाए।
अभी आप इस चीज को चूंकि चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चैप्टर नंबर 1 को जरूर पढ़ लीजिएगा, वहां पर मैं सारी चीजें क्लियर करा चुका हूं। ठीक है, यहाँ पर भाई वेन आरेख में अगर मैं बात करूं वेन आरेख की, आपके चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.5 है जहां पर वेन आरेख दिया हुआ है। ठीक है, तो दो समुच्चय ए और बी दिए, तो इनकी जो बीच वाला हिस्सा होता है भाई, जो कॉमन हिस्सा होता है उसको अपन इंटरसेक्शन वाला पार्ट कहते हैं, यानी ये ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है। जो बीच वाला हिस्सा होता है इस पूरे हिस्से को अपन कॉमन ए और बी के बीच में, तो अपन ए इंटरसेक्शन बी बोल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप ये बात ध्यान दीजिए कि ये वाला हिस्सा अगर कॉमन वाले हिस्से को मैं अलग कर दूं तो बचा हुआ जो ए वाला हिस्सा होगा, इस पूरे ए वाले हिस्से को जो बच गया है, इस पर्टिकुलर ए वाले हिस्से को आप ए माइनस बी बोलोगे। ये आपको ध्यान रखना भैया। ठीक है, ये अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये जो बच गया हिस्सा, ये वाला हिस्सा, क्योंकि अब इसमें बी का कोई भी पार्ट नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ ए वाला पार्ट है, तो अब इस स्थिति में इसको अपन ए माइनस बी कहेंगे। और सेम यहां पर अगर मैं बात करूं बी के लिए, ये बी के लिए, तो जो बी में बच गया शेष हिस्सा वो बी माइनस ए कहलाएगा। ठीक है ना, वो बी माइनस ए कहलाएगा। ये वाला हिस्सा कितना बच गया भाई, ये बी माइनस ए कहलाएगा। ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा, बी माइनस ए कहलाएगा। ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है वो बी माइनस ए कहलाएगा। इस हिस्से को अपन बी माइनस ए बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपके एक्सरसाइज 1.5 में भी है, वेन आरेख, जहां पर मैंने क्लियर करके बताया है, तो उसको आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, ये मददगार रहता है वेन आरेख। चलिए आगे बात कर लेते हैं उदाहरण नंबर 10 में कि भाई ताश के 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से। ठीक है, अब ताश के बारे में मैंने आपको क्रमचय और संचय जो चैप्टर नंबर 7 है आपका, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से ताश के एक एक पत्तों के बारे में सारी जानकारी दी थी। अगर आपने वो चीज नहीं देखी तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपको ताश के पत्तों की आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके ये चीज जो ताश के पत्ते हैं वो आपके 12 में भी रहेंगे। ठीक है, तो आपको ताश के पत्तों के बारे में आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन पे आते हैं, गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया। ठीक है भाई, निकाले गए पत्ते की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपको प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कह रहा, पहला है आपका पत्ता ईंट का है। ठीक है, तो पहली बात तो अपन को क्या ध्यान रखना है भाई कि जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता के लिए फॉर्मूला क्या है अपना, प्रायिकता का जो फॉर्मूला है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है ना, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये तो हो गया अपने पास फॉर्मूला। अब पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा पत्ता ईंट का है, तो अपन ने मान लिया घटना जो है वो ए है। ठीक है, पत्ता ईंट का। ठीक है, ईंट का। अब ईंट के पत्ते कितने होते हैं भाई, ईंट के 13 पत्ते होते हैं। ईंट के कितने पत्ते होते हैं, 13। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 13, और कुल परिणाम कितने रहेंगे, 52। गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, तो पत्ता ईंट का है यानी कि 13 बटे 52। ईंट के पत्ते कितने, ईंट के जो पत्ते होते हैं वो 13 पत्ते होते हैं। कितने में से होते हैं, 52 में से। तो 13 बटे 52 यानी 13 चौको 52 होता है, 1 बटे 4 आंसर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा पत्ता इक्का नहीं है। समझना बात को। सेकंड है आपका पत्ता बी, इसको बोल दिए बी, पत्ता इक्का, इक्का नहीं है। ठीक है, पत्ता इक्का नहीं, या इसको ऐसे कह लेते भाई पत्ता बी बोल दिया अपन ने, पत्ता जो है वो इक्का है। ठीक है, नहीं की बात कर रहा ना तो डैश निकाल लेंगे, पत्ता जो है इक्का है। अब इक्के जो होते हैं ताश की गड्डी में, जो इक्के होते हैं वो कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं। तो 4 इक्के होते हैं, तो अपन को नहीं के लिए जाना है, तो पी बी नहीं। ठीक है ना, यानी पत्ता इक्का नहीं है। ये क्या होता है, नहीं के लिए कितना होता है, 1 माइनस पी बी। ठीक है ना, 1 माइनस पी बी, तो बराबर 1 माइनस। अब बी अपन ने माना इक्का है, तो कितने इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं। कितने में से होते हैं, 52 में से। ठीक है, 4 इक्के होते हैं 52 में से। तो यहां से अपन को कितना मिल जाएगा, लासा लेंगे 52 का। ठीक है, यहां आएगा 52 माइनस 4 यानी कि 48 बटे 52। ठीक है, तो ये बन जाएगा, 4 से काट लो, 12 बटे 13 आंसर हो जाएगा। ठीक है, या आप इस चीज को सेम इसी चीज को आप ऐसे भी सोच सकते थे भाई, वो आपसे कह रहा कि पत्ता इक्का नहीं है। समझना बात को, पत्ता इक्का नहीं है। ठीक है, इक्का नहीं है, तो भाई पत्ता इक्का नहीं। अब ये सोचिए आप, इक्का होते कितने हैं, 4 इक्का होते। नहीं के लिए कितने आएंगे, नहीं के लिए 48 आएंगे भाई। 52 में से 4 हटा दिए, वो पत्ते जो इक्के नहीं है, वो पत्ते जो इक्के नहीं है वो कितने होंगे,
48, क्योंकि 4 इक्के होते हैं। अब 4 इक्कों को अगर आप हटा रहे हो, नहीं की बात कर रहा तो 4 इक्कों को अगर आपने हटा दिया तो कितने पत्ते बचे? 48। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे भाई 48/52 यानी कि 12/13 आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा था पत्ता काले रंग का है। अब काले रंग के कितने पत्ते होते हैं? हुकुम और चिड़ी को मिलाकर आपके 26 पत्ते होते। तो बिल्कुल सिंपल है, 26/52 कर दोगे 1/2 आ जाएगा आंसर, है ना। इसके बाद चौथा क्वेश्चन कह रहा पत्ता ईंट का नहीं है। अब सेम चीज, अगर पत्ता ईंट का नहीं है तो ईंट के पहले ये सोचना अपन को, ईंट के पत्ते कितने? 13 पत्ते। अब जो नहीं है तो 13 हटा दिए तो बचे कितने आपके? 39 बचे, यानी 39/52। या फिर आप ऐसे सोचते हैं कि नहीं वाला सिस्टम 1 माइनस है वाला सिस्टम करते, है ना, वो चीज हो जाती। पत्ता काले रंग का नहीं है, सेम चीज, पत्ता काले रंग का नहीं है तो काले रंग के कितने पत्ते? 26, है ना। काले रंग का नहीं है यानी लाल रंग का है, तो 26 लाल रंग के होते हैं, तो 26/52 इस तरीके से निकाल लेना, बहुत ही सिंपल है। तीसरा क्वेश्चन अपन को दिया है भाई। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है जरा ध्यान देते हैं। तीसरा क्वेश्चन अपन को कह रहा था पत्ता काले रंग का है, ठीक है। इसको मान लिया सी, पत्ता काले रंग का है, काले रंग का है, ठीक है। अब इसकी प्रायिकता निकालनी है पी सी। तो काले रंग के पत्ते कितने होंगे अपने? हुकुम और चिड़ी को मिलाकर 26 पत्ते, तो कितने? 26/52 यानी कि आंसर हो जाएगा 1/2, सिंपली, ठीक है ना, सिंपल 1/2। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा अपन को? चौथा क्वेश्चन अपन को कह रहा था पत्ता ईंट का नहीं है। तो अपन ने मान लिया डी, जो घटना है इसको चौथे क्वेश्चन में डी घटना मान ली कि पत्ता ईंट का है, पत्ता ईंट का है, ठीक है। अब नहीं की बात कर रहा तो पी डी नहीं, है ना, पी डी नहीं, यानी कि 1 माइनस पी डी, 1 माइनस। अच्छा ईंट के पत्ते, अब ईंट के कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं, 13 पत्ते ईंट के, 13/52। लासा लेंगे 52 का तो ये हो जाएगा 52 माइनस 13 यानी कि 39/52। 13 39, 13 चौको 52, 3/4 आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा मैंने आपसे ये भी कहा कि आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि पी पत्ता ईंट का नहीं है, ईंट का नहीं है। तब आपको क्या सोचना है भाई? देखो ईंट के कितने पत्ते? 13। अब वो 13 पत्ते अपन ने 52 में से हटा दिए तो कितने बचे? 39। तो 39/52, 13 × 39, 13 चौको 52। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। पांचवें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन अपन को क्या कह रहा था? पांचवा कह रहा था कि पत्ता काले रंग का नहीं है। सेम चीज सोचोगे कि अपन ने इस घटना को ई मान लिया, पत्ता काले रंग का है, ठीक है। अपन ने सोच लिया पत्ता जो है वो काले रंग का है। तब क्या होगा कि अपन नहीं के लिए निकाल रहे हैं पी ई नहीं, यानी आप कहोगे कि 1 माइनस पी ई, ठीक है। एक में घटा दोगे तो 1 माइनस, अब काले रंग का पत्ता है यानी कि काले रंग के पत्ते कितने? 26, तो 26/52 यानी कि 1 माइनस 26 से कम 26, 26 दूनी 52। तो एक में से 1/2 घटा रहे हैं, एक में आधा जाएगा तो कितना बचेगा? आधा बचेगा। एक में आधा जाएगा तो आधा बचेगा, तो यहाँ पे कह दो 1/2। या आप डायरेक्ट भाई सोच सकते थे, क्या डायरेक्ट सोचना है अपन को कि पी पत्ता काले रंग का नहीं है, काले रंग का नहीं है, ठीक है। तो काले रंग का पत्ते कितने होंगे? काले रंग के पत्ते होंगे 26। अब नहीं के लिए जाओगे तो बचे कितने? 26 पत्ते बचे जो काले रंग के नहीं होंगे, तो सीधे 26/52 यहाँ पे 1/2 ऐसे भी कर सकते डायरेक्ट, ठीक है ना। तो ये हो गया उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 11 की बात करते हैं। आपको कह रहा क्वेश्चन में कि एक थैले में 9 डिस्कें हैं जिनमें से 4 लाल रंग की, 3 नीले रंग की और 2 पीले रंग की हैं, ठीक है। डिस्क आकार एवं माप में समरूप है। थैले में से एक डिस्क याद रक्षा निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई डिस्क लाल रंग की है, पीले रंग की है, नीले रंग की है, नीले रंग की नहीं है, लाल रंग की है और नीले रंग की है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 5 क्वेश्चन दे दिए यहाँ पर। चलिए देखिए, फॉर्मूला अपने पास है ये, प्रायिकता बराबर क्या कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। यहां पर अपन ने मान लिया ए जो है वो लाल रंग की डिस्क को बता रहा है 4, बी नीले रंग की डिस्क को बता रहा है, नीले रंग की डिस्क 3 है, सी पीले रंग की डिस्क को बता रहा है जो कि 2 है, ठीक है। कुल डिस्क अपन को कह रहा था 9। तो पहला क्वेश्चन कह रहा था, पहला क्वेश्चन दिया था अपन को कि लाल रंग की डिस्क, ठीक है। तो
पी ए की प्रायिकता कितनी हो जाएगी भाई? लाल रंग की डिस्क हैं 4 और कुल डिस्क हैं 9, तो 4/9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा था कि पीले रंग की डिस्क। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में क्या था? पीले रंग की डिस्क। तो पीले रंग की डिस्क कितनी है? 2, तो सी पूछ रहा है, सी। ठीक है, अपन ने पीले रंग की डिस्क को सी ले लिया तो हो जाएगा 2/9। ठीक है, क्योंकि 2 है पीले रंग की डिस्क, कितने में से? 9 में से। फिर तीसरा क्वेश्चन अपन को पूछ रहा था, तीसरा क्वेश्चन कह रहा था नीले रंग की डिस्क। ठीक है, नीले रंग की डिस्क की अगर मैं बात करूं तो नीले रंग की डिस्क कितनी है? 3 नीले रंग की डिस्क थी। ठीक है, कितनी थी? 3 नीले रंग की डिस्क। तो कितना हो जाएगा? तीसरा क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूं, और नीले रंग के लिए अपन ने बी कहा था, तो नीले रंग की डिस्क हैं 3 और कितने में से? 9 में से। तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1/3 प्रायिकता आ जाएगी। फिर अगला कह रहा कि नीले रंग की डिस्क नहीं। ठीक है, नीले रंग की नहीं, तो नहीं के लिए क्या दिखाओगे भाई? चौथा, यानी अपन दिखा रहे हैं पी बी नहीं। ठीक है, नीले रंग की डिस्क के लिए अपन ने बी लिया था, तो पी बी नहीं बराबर 1 - पी बी। अच्छा, बी नहीं को अपन याद रखिएगा डैश से भी निरूपित करते हैं, पी बी डैश ऐसे ही बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 - पी बी कितना आया था? आपने देखा था भाई, पी बी आया था 1/3, तो 1/3 लासा लोगे 3 का, तो 3 - 1 आंसर आ जाएगा 2/3। ठीक है ना, आंसर आ जाएगा 2/3। इसके बाद आगे पांचवा क्वेश्चन कह रहा था लाल रंग की और नीले रंग की डिस्क। तो लाल रंग की डिस्क कितनी है? 4 है, और नीले रंग की डिस्क कितनी है? 3 है। तो कुल मिला के यहाँ पर लाल और नीले रंग की डिस्क हो जाएंगी 7। ठीक है, कुल डिस्क हो जाएंगी लाल और नीले की 7। तो यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है, प्रायिकता कह रहा भाई लाल और नीले रंग की डिस्क, लाल और नीले रंग की डिस्क, इस बारे में बात कर रहा था। तो लाल और नीले रंग की डिस्क कुल मिला के हो रही थी 7, कितने में से? 9 में से। तो 7/9 आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत ही ज्यादा। आपने देखा कि कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल सवालों में से एक था। उदाहरण नंबर 12 की बात करते हैं, और बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यानपूर्वक देखिएगा हो क्या रहा है। ठीक है ना, अगर आपने थोड़ा भी स्किप वगैरह किया, छोड़ा, तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। उदाहरण नंबर 12 में कि कह रहा है कि 2 विद्यार्थियों अनिल और आसिमा एक परीक्षा में प्रविष्ट हुए, यानी बैठे। प्रविष्ट का मतलब उन्होंने अपीयरेंस दिया। ठीक है, अनिल के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.05 है, और आसमा के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.10 है। दोनों के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.02 है। एक चीज और याद रखिएगा, अब यहां पर कई लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि दोनों के परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अपन को यूनियन लेना है कि इंटरसेक्शन लेना है, इस बात को ध्यान रखना। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी यूनियन की बात आएगी, तो जो जैसे आसमा और अनिल दिए, तो यूनियन में हमेशा वैल्यू ज्यादा दिखेगी, यूनियन में वैल्यू ज्यादा दिखेगी, और इंटरसेक्शन में वैल्यू जो होगी वो दोनों से कम दिखेगी। समझना बात को, ये लॉजिकल बात है। ठीक है, बाकी का तो आप सेंटेंस को पढ़ के भी पता लगा सकते हैं कि यूनियन आना है कि इंटरसेक्शन आना है। तो बात कर रहा था कि दोनों की परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, तो दोनों के लिए बात कर रहा, तो इंटरसेक्शन आएगा सिंपली। बाकी का अगर मैं लॉजिक की बात करूं, तो लॉजिक हमेशा ये याद रखो कि यूनियन में क्या होता है कि वैल्यू बड़ी दिखेगी, आपको जो भी चीज दी है उससे बड़ी वैल्यू दिखेगी, और इंटरसेक्शन के लिए वैल्यू छोटी दिखेगी। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों का कॉमन, दोनों के बीच में जो कॉमन है वो चीज। समझना बात को। तो 0.02, 0.05 और 0.10 दोनों से ही छोटी वैल्यू है। इसका मतलब ये जो 0.02 दिया है ना आपको, वो इंटरसेक्शन की वैल्यू दी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, हाँ। तो दोनों के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.02 है, ये इंटरसेक्शन दे दिया। ठीक है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन दे दिए हैं, तीनों क्वेश्चन को अपन को हल करना है। ठीक है, तो मान लिया अपन ने कि जो ए है वो अनिल को परीक्षा में उत्तीर्ण होना बताता है, तो पीए की प्रायिकता 0.05 दे रखी है। बी आसमा का परीक्षा में उत्तीर्ण होना बताता है, ये अपन ने मान लिया। ठीक है, तो पीबी हो गया 0.10। फिर दोनों की परीक्षा में दोनों परीक्षा में पास कर लेंगे, ये दे रखा है कि तो मैंने भी बताया कि दोनों परीक्षा में पास कर लेंगे, इंटरसेक्शन को बता रहा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो गया 0.02। अब यहां से पहले फॉर्मूला लगा के अपन यूनियन निकाल लेते हैं। ठीक है, सिंपली यूनियन निकाल लेते हैं, क्योंकि अपन को आगे जाके यूनियन की जरूरत पड़ेगी। तो फॉर्मूला क्या होता है यूनियन के लिए कि पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी।
ठीक है, तो यहां से वैल्यू रख देते हैं, पीए की वैल्यू 0.05 प्लस पीवी 0.10 माइनस 0.02, तो यहां जोड़ते हैं तो ये होता है 0.15 माइनस 0.02, तो यूनियन की वैल्यू आ गई 0.13। ठीक है, अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। कह रहा भाई अनिल और आसमा दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अनिल और आसमा, एक चीज और आपको याद रखनी है भैया कि और के लिए आपको इंटरसेक्शन लेना है, ये चीज मैं बता चुका हूं, पिछले वीडियो में बताया था। और के लिए इंटरसेक्शन लेना है और या के लिए यूनियन लेना है। ठीक है ना, और के लिए इंटरसेक्शन और या के लिए यूनियन। अब वो क्या कह रहा है, अनिल और आसमा दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए। इसका मतलब अनिल परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ और आसमा परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुई, तो दोनों के लिए नहीं चल रहा, तो नहीं का मतलब होता है डैश और का मतलब होता है आपका इंटरसेक्शन, और का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब क्या निकालना है अपन को, पहले क्वेश्चन में आपको उनको निकालना है प्रायिकता ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये निकालना है भाई, बात समझ में आई। ठीक है ना, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये निकालना है। मतलब ए भी नहीं पास हो पाया और बी भी नहीं पास हो पाई, अनिल भी पास नहीं हुआ और की जगह इंटरसेक्शन, और आसमा भी पास नहीं हुई। तो बहुत ही सिंपल है इंटरप्रिटेट करना। अगर मैं उसको सवाल को हल करने की बात करूं तो किस प्रकार से आपको क्या विधि लगानी है वो बहुत सिंपल है, बस सवाल को पढ़ना है अपन को अच्छे से। क्या बोला मैंने, अनिल और आसमा, और की जगह क्या लगना भैया, इंटरसेक्शन, दोनों उत्तीर्ण नहीं हो पाए, नहीं के लिए क्या लेना है, डैश लेना है बस। ठीक है, अब यहां से डी मॉर्गन नियम काम करता है, इसको आपको सूत्र को अच्छे से याद रखना है कि दोनों में डैश है तो दोनों का डैश हटाएंगे और इकट्ठा डैश लगाएंगे, और अगर यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन कर देंगे और इंटरसेक्शन होगा तो यूनियन कर देंगे। बात को समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। अगर इस प्रकार से लिखा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो क्या करते हैं कि दोनों के डैश को हटाकर बाहर डैश लगाते हैं, और अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन कर देते हैं। और यहीं पर अगर ऐसा होता ए डैश यूनियन बी डैश, तब क्या करते कि दोनों के डैश को हटा के बाहर लगाते और यूनियन की जगह इंटरसेक्शन कर देते। सिंपल है ना। और आपको पता है कि अगर इकट्ठे में डैश है तो डैश कैसे करते हैं, वन माइनस कर देते हैं, वन माइनस ए इंटरसेक्शन वी, इस प्रकार से कर देते हैं। ठीक है ना, चलिए अब यहां पर आते हैं सवाल पे। सवाल क्या कह रहा था अपन को कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, क्या बोला मैंने, डी मॉर्गन नियम क्या कहता है कि पी दोनों के डैश को हटाएंगे बाहर लगाएंगे डैश, और चूंकि इंटरसेक्शन दिया था यूनियन कर देंगे, यह कहलाता है आपका डी मॉर्गन नियम। ठीक है, और अब क्या करोगे, चूंकि बाहर डैश लगा है तो क्या करोगे, वन माइनस पी ए यूनियन बी, सिंपल। ठीक है, तो वन माइनस ए यूनियन बी अपन ने निकाला 0.13। ठीक है, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 0.87, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, 0.87। ठीक है, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको कह रहा था बी नंबर कि दोनों में से कम एक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगा। ठीक है, अब दोनों में से कम एक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगा, इसका मतलब ये सोचो कि ऐसे सोचो कि दोनों में से कम एक उत्तीर्ण नहीं होगा। ठीक है, अब दोनों उत्तीर्ण होंगे उसको एक से घटा दो। ठीक है, दोनों उत्तीर्ण होंगे उसको एक से घटा दो तो आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, आपको प्रायिकता निकालनी है, आपको दोनों में से कम से कम एक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगा, एक उत्तीर्ण नहीं होगा। ठीक है ना, कम से कम एक उत्तीर्ण नहीं होगा, ये अपन को निकालने के लिए कह रहा, उत्तीर्ण नहीं होगा। तो क्या करना है अपन को, क्या ध्यान रखना है कि वन माइनस पी, दोनों उत्तीर्ण हो रहे हैं उसको घटा देते हैं। ठीक है, दोनों उत्तीर्ण होंगे। ठीक है, दोनों उत्तीर्ण होंगे, तो वन माइनस दोनों उत्तीर्ण होने के लिए क्या यूनियन था, इंटर दोनों उत्तीर्ण, दोनों परीक्षा पास कर लेंगे यानी इंटरसेक्शन घटा देंगे, तो पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, वन माइनस 0.02 यानी कि 0.98 आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी क्वेश्चन की बात करते हैं। सी नंबर, सी क्या कह रहा था अपन को, सी कह रहा था क्वेश्चन नंबर सी कि दोनों में से केवल एक परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। अब इस बात को समझिएगा, दोनों में से केवल एक परीक्षा में उत्तीर्ण होगा।
अब इसका मतलब यह है कि या तो आसमा उत्तीर्ण हो जाए, अनिल उत्तीर्ण नहीं हो, और या फिर अनिल उत्तीर्ण हो जाए और आसमा उत्तीर्ण नहीं हो। समझना बात को, क्या है कि अगर अनिल उत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है, अनिल उत्तीर्ण हो गया और आसमा उत्तीर्ण नहीं हुई, ठीक है, तो और की जगह इंटरसेक्शन और बी डैश ये ले सकते हो, या फिर ए मतलब अनिल उत्तीर्ण नहीं हुआ, ठीक है, ए डैश और की जगह इंटरसेक्शन, आसमा उत्तीर्ण हो गई तो बी, इस प्रकार से। तो ये दो ऑप्शन चलेंगे और या के लिए यहां पर अपन यूनियन ले लेंगे सिंपली। और चूंकि दोनों ही अपवर्ती घटनाएं रहेंगी, दोनों ही आपस में स्वतंत्र रहेंगी घटनाएं, तो सिंपली जोड़ देना है, या की जगह अपन को क्या लगा देना, प्लस लगा देना है। ठीक है, समझो फिर से एक बार क्या कह रहा भाई कि दोनों में से एक परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि या तो अनिल परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा, अगर अनिल परीक्षा में उत्तीर्ण होगा तो आसमा नहीं होगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि अनिल उत्तीर्ण नहीं होगा और आसमा हो जाएगी। ठीक है ना, इस प्रकार से अपन इसको लगाएंगे। तो क्या बताया मैंने आपको कि जो क्वेश्चन नंबर सी कह रहा था उसमें कि दोनों में से केवल एक परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, दोनों में से केवल एक परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, उस स्थिति में अनिल उत्तीर्ण होता है और आसमा उत्तीर्ण नहीं होती है, या तो ये बन जाएगा पहली कंडीशन। फिर या अनिल उत्तीर्ण नहीं होता है और आसमा उत्तीर्ण हो जाती है, ये कंडीशन बन सकती है। दो कंडीशन बनेगी, तो बस इसको इंटरप्रिटेट करना और बना देना अपन को कैसे भाई कि अनिल उत्तीर्ण होता है, अनिल का उत्तीर्ण होना ए, ठीक है, और की जगह क्या लगेगा इंटरसेक्शन, और आसमा उत्तीर्ण नहीं होती है, नहीं के लिए बी डैश, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, और फिर या दिया है या, और अनिल उत्तीर्ण नहीं होता है तो क्या ए डैश, और के लिए इंटरसेक्शन, आसमा उत्तीर्ण हो जाती है बी, इसकी प्रायिकता ये निकालना है अपन को टोटल। ठीक है, तो सिंपल हो जाएगा। अब यहां पर आपको सूत्र ये याद रखना भैया कि अगर कोई सूत्र इस प्रकार से ई इंटरसेक्शन एफ डैश, तो जिसमें डैश नहीं है उससे घटा देंगे। समझना बात को, जिसमें डैश नहीं है, जैसे पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश है, तो ये सूत्र बनता है पी ई माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, ये सूत्र आपका बनता है, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें डैश नहीं होगा उससे आप घटा दोगे, जिसमें डैश नहीं है उससे आप घटा दोगे, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो यहां से P, B में डैश, A में डैश नहीं है, A से घटा दो, P A माइनस P A इंटरसेक्शन B, या की जगह मैंने क्या बोला प्लस लगाओगे, और यहां पर इस जगह B में डैश नहीं है तो B से घटा दोगे, P B माइनस P A इंटरसेक्शन B, इस प्रकार से आप सबकी वैल्यू रख दोगे। तो PA की वैल्यू कितनी थी 0.05 माइनस इंटरसेक्शन का मान था 0.02, बी का मान था 0.10 माइनस इंटरसेक्शन का मान था 0.02, तो यहां से ये हो रहा है 0.15, प्लस प्लस को जोड़ दिया, माइनस माइनस जोड़ते हैं तो माइनस 0.04, तो वैल्यू आ गई 0.11, ये हो जाएगा आंसर। उदाहरण नंबर आपको 13 दिया है कि दो पुरुष व दो स्त्रियों के समूह में से दो व्यक्तियों की एक समिति का गठन करना है। ठीक है, वैसे अगर मैं बात करूं क्रमचय संचय में आपने इस तरीके की चीजें पढ़ी हैं कि दो व्यक्ति दो पुरुष हैं, उसमें से दो चुनना है, तो ये सारी चीजें क्रमचय संचय में पढ़ रखा है। मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं, एक तो सिंपल मेथड बता रहा हूं, ठीक है, जहां पर ट्री का इस्तेमाल करेंगे संचय वाला, और वो जहां पर क्रमचय मतलब जहां संचय अपन डायरेक्ट लगाते हैं। ठीक है, दोनों ही तरीके फायदेमंद थे। संचय वाला तरीका इसलिए फायदेमंद हो जाता है क्योंकि जहां पर ज्यादा चीजें दे दी, जैसे उसने कह दिया कि 10 पुरुष हैं 12 स्त्रियां हैं 22 लोगों के लिए, तब वहां ट्री जो है वो फायदेमंद नहीं रहता, क्योंकि फिर ज्यादा चीजें हो जाएंगी तो वहां पर ट्री इस्तेमाल करने में दिक्कत आती है। समझना बात को। लेकिन दो पुरुष दो स्त्रियां हैं तो मैं आपको ट्री के मेथड से भी बताने वाला हूं, संचय वाले मेथड से भी बताने वाला हूं, दोनों तरीके से। ठीक है, तो दोनों को अच्छे से समझिएगा। प्रायिकता क्या है ये पूछ रहा है आपको, और कि गठित समिति में 3 क्वेश्चन दे दिए, कोई पुरुष ना हो, एक पुरुष हो, दोनों ही पुरुष हो। ठीक है, यहां पर 3 क्वेश्चन दे दिए, तो दो पुरुष दो स्त्रियां कह रहा, पुरुष 2 दिए स्त्रियां 2 दिए, कुल व्यक्ति अपन के पास 4 हो गए। अब अपन ने मान लिया जो पुरुष हैं 2 वो M1 M2 है, और जो स्त्रियां हैं 2 वो W1 W2 है, तो आपको 2 व्यक्तियों की समिति बनानी है। तो अब यहां पर यह बात याद रखना कि जो चुनाव का तरीका होता है भैया, एक बात याद रखना कि अगर हम चुनाव इस तरीके से करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर लिखा है M1 M2 या फिर लिखा है M2 M1,
ठीक है। तो संचय में दोनों का ही मतलब एक होता है। अगर हमने बनाया रमेश और सोहन की समिति या मोहन और सोहन की समिति बनाई, तो मोहन और सोहन कह दो, चाहे सोहन और मोहन कह दो, एक ही बात होती है। इसीलिए M1 M2 बोल दो, चाहे M2 M1 बोल लो, एक ही बात है। तो यहां पर संचय में आपका क्रमचय की तरह ये नहीं होता कि क्रम लेना है, नहीं। मैंने ये चीज संचय क्रमचय वाले चैप्टर में बता रखी, चैप्टर नंबर 7 में, कि संचय में क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है। संचय में क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो यहां से अगर मैं ट्री बनाने की बात करता हूं कि किस तरीके से समिति बनाई जा सकती, तो अपन ने M1 को ले लिया, तो M1 के साथ M2 W1 और W2। अब चूंकि M1 के साथ M2 आ चुका है, तो अगली बार M2 के लिए अपन M1 नहीं लेंगे, ठीक है ना। M2 के लिए M1 नहीं लेंगे, तो M2 और W1 W2 के साथ समिति बना सकता है, या फिर W1 W2 के साथ समिति बना सकते हैं। तो इस प्रकार से कुल 6 समितियां बननी है, ठीक है ना। तो यहां से आपने सैंपल स्पेस देख लिया कि M1 M2, आप चाहे M1 M2 बोल दो, चाहे M2 M1, एक ही बात है, ठीक है। M1 W1, M1 W2, M2 W1, M2 W2 और W1 W2। तो यहां से ये कुल 6 समितियां, 2 व्यक्ति और दो पुरुष और 2 स्त्रियों की अगर है लोग हैं और उसमें से 2 लोगों की समिति बनानी है, तो कुल 6 तरीके से इस तरीके से बनाया जा सकता है। बात को समझिए, ठीक है। अब यहां पर बात कर लेते हैं प्रायिकता की। आपको फॉर्मूला पता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो कुल परिणाम है अपने 6। अगर मैं बात करता संचय की, तो सिंपल है। संचय में आप क्या दिखाते कि 4 लोग हैं, क्या बताया था मैंने, संचय में 4 लोग हैं, 4 लोग में से 2 चुनने हैं, तो 4C2। अब इसको अगर आप हल भी करते 4 गुणे 3 बटे 2 गुणे 1, तो 4 से 2 से 4 जाता, कितनी बार में, 2 बार में, तो 6 आ जाता है यहां से। तो कुल परिणाम अपन को कितने मिलने हैं, 6 ही मिलने हैं, ठीक है ना, सिंपल बात है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा था अपन को कोई पुरुष ना हो। भाई आप ये देखो कि कोई पुरुष ना हो, वो स्थिति कहां है, W1 W2 है, बस एक ही जगह। बाकी सब जगह या तो एक पुरुष होगा या दोनों पुरुष होंगे, ठीक है ना, 5 में से। तो एक ऐसी जगह है जहां पर एक भी पुरुष नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा था कोई पुरुष ना हो, तो कोई पुरुष ना होने के लिए अनुकूल परिणाम है 1 और कुल परिणाम में है 6, तो आंसर हो जाएगा 1/6, सिंपल, ठीक है ना। फिर एक पुरुष हो, अब आप ये देख लो कहां कहां एक पुरुष है, तो M1 W1, ये M1 W1, M1 W2, M2 W1 और M2 W2, ये 4 ऐसी जगह है जहां पर आपको एक पुरुष मिलेगा। तो सीधा सिंपल हो जाएगा 4/6 यानी कि 2/3 आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर C कह रहा था अपन को कि दोनों पुरुष हो, समझ ना बात को, दोनों पुरुष हो, तो दोनों पुरुष कहां हो रहे हैं, एक ही जगह पर हो रहे हैं, वो है आपका M1 M2, ठीक है। तो यहां पर सिंपल हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा आंसर। अब इसी का अगर मैं सेकंड मेथड कहता, अब इसी चीज का अगर मैं सेकंड मेथड कहता, भैया सेकंड मेथड क्या लगेगा, संचय के तरीके से, ठीक है, बाय कॉम्बिनेशन, संचय के प्रकार से, संचय के तरीके से अगर आप लगाते तो किस प्रकार से लगाते, तो आप ये देख पा रहे थे कि भाई पुरुष कितने हैं, पुरुष हैं 2, स्त्रियां कितनी हैं, स्त्रियां हैं 2, तो कुल व्यक्ति कितने हो रहे थे, कुल व्यक्ति अपने हो रहे थे 4, ठीक है। अब वो कह रहा था कि 4 व्यक्ति में से 2 व्यक्तियों का चुनाव करना है और उनकी समिति बनानी है, ठीक है। तो 4 में से 2 को चुनना, तो समिति अगर अपन ने बनाएंगे, समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, समिति बन जाएगी 4C2। अब ये मैं संचय वाले तरीके से बता रहा हूं, पूरा आपका संचय, ठीक है, 4C2। तो 4C2 का मतलब कितना, 4 गुणे 3 बटे 2 गुणे 1। संचय को हल करना मैंने बता रखा है, ठीक, कैसे करेंगे, तो यहां से मिल जाएंगे कुल 6 तरीके हो जाएंगे। कुल कितने तरीके हो जाएंगे भाई, कुल 6 तरीके हो जाएंगे। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, अब यहां समझना, A नंबर, तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि कोई पुरुष ना हो। अब कोई पुरुष ना हो इसका मतलब उस समिति में दोनों ही स्त्रियां होंगी, समझना बात को। पहला क्वेश्चन कह रहा था आपको कि कोई पुरुष ना हो, कोई पुरुष ना हो, तो अब आपके पास जो अनुकूल परिणाम होंगे वो क्या होंगे कि दोनों ही स्त्रियां होंगी। अब 2 स्त्रियां कहां से चुनी जाएंगी, 2 स्त्रियों में से चुनी जाएंगी। भाई जो लेडी है, जो स्त्रियां हैं वो कितनी है, 2, अब उसमें से ही चुनना है, तो क्या बनेगा, स्त्रियों का चुनाव 2C2 अपॉन कुल परिणाम कितना 4C2, ठीक है।
समझ गए। 2c2 का मतलब कितना हुआ भाई, 2c2 का मतलब हुआ 2 गुणे 1 बटे 2 गुणे 1 यानी 1, 2c2 का मतलब 1 ही हो जाएगा। और 4c2 का मान आपने 6 निकाला था, तो यहां से कितना बनना अपन को 1/6, ठीक है 1/6। या आप अलग अलग देख लीजिए सीधा सीधा कि भाई 2c2 बराबर 1 और 4c2 बराबर 6, तो कितना हो जाएगा 1/6। भाई ये बात समझ में आई कि नहीं आपको। कोई पुरुष ना हो इसका मतलब स्त्रियां होंगी, सिंपल। अब 2 लोग चुनने हैं, समिति तो 2 लोगों की, जो आपको कमीशन बनाना है, समिति बनानी है, वो 2 लोगों की बनानी है। तो 2 लोग चुने जाएंगे स्त्रियों में से, और स्त्रियां हैं ही कितनी 2, तो 2 में से 2 का चुनाव यानी 2c2, तो 1/6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा था, क्वेश्चन नंबर बी अपन को पूछ रहा था कि एक पुरुष हो, ठीक है ना, एक पुरुष, प्रायिकता अपन को निकालनी है एक पुरुष की, ठीक है, एक पुरुष हो। अब इस बात को समझिए कि एक पुरुष हो और बाकी का कौन हो, एक स्त्री हो, है ना। एक पुरुष हो और एक स्त्री हो, और की जगह क्या लगाते हैं, गुणा, बोल रखा है मैंने। एक पुरुष हो और एक स्त्री हो और 2 लोगों का अपन को चुनाव करना है, तो कैसे करोगे कि भाई 2 पुरुष थे, तो 2 पुरुष में से एक पुरुष अपन को चुनना ही चुनना है, 2 पुरुष में से एक पुरुष चुनना है, ठीक है। और 2 स्त्रियों में से एक स्त्री का चुनाव करेंगे, ठीक है ना। 2 पुरुष में, क्योंकि एक पुरुष कह रहा है वो, एक पुरुष का इसका मतलब क्या हुआ कि एक पुरुष होगा और एक स्त्री होगी, निश्चित तौर पे एक पुरुष होगा और एक स्त्री होगी। अब एक पुरुष का चुनाव कहां से करोगे, 2 पुरुष में से, तो 2 पुरुष में से एक पुरुष का, एक मैन का अपन को चुनाव करना है यानी 2c1, और 2 स्त्रियों में से एक स्त्री का चुनाव करना है यानी 2c1। यहां से भी और लगाए, और की जगह गुणा लगाना है, तो 2c1 गुणे 2c1 अपॉन 4c2, सिंपल। अच्छा 2c1 का मान कितना होगा, 2c1 का मान होगा 2 और 4c2 का मान तो 6 हो गई होगा, तो यहां से कितना बनेगा 2 गुणे 2/6, तो भैया ये आ जाएगा 2/3, सिंपल। अच्छा संचय जानना, मैं फिर से बता दूं कि संचय जानना बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर चीज बड़ी दे दी तो ट्री के मेथड से आप नहीं जा पाओगे, तो संचय के मेथड से ही आपको जाना होगा, और हर तरीके आपको आना चाहिए, हर तरीका। फिर अगला कह रहा था वो सी नंबर, दोनों ही पुरुष हो, सिंपल, दोनों ही पुरुष हो। अब इसको भी उसी तरह देखिए, समझिए कि अगर दोनों पुरुष हैं तो समिति तो अपन को 2 लोगों की बनानी है, और पुरुष भी 2 ही हैं, तो 2 में से 2 का चुनाव करोगे, यानी कि अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 2c2, और कुल परिणाम आपके तो 4c2 तो है ही है, 4c2, और 2c2 का मान 1, 4c2 का मान आपका 6, तो 1/6 आंसर हो जाएगा। तो मैंने दोनों तरीके आपको बताए और आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो आपको करना क्या है कि वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक रिवर्स करना है और अच्छे से समझना है कि भाई हो क्या रहा है, ठीक है। एक्सरसाइज 16.3 की बात करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, बिल्कुल उसी तरह करना है जैसे अपन ने एग्जाम्पल लगाया था, सेम टू सेम सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर कह रहा है प्रतिदर्श समष्टि S ω1 ω2 ω3 ω4 ω5 ω6 ω7। अब उसको ओमेगा की तरह दिख रहा है तो मैं ओमेगा बोल रहा हूं, W भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। के परिणामों के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रायिकता निर्धारण वैध नहीं है, ये आपको बताना है, कौन वैध है कौन वैध नहीं है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो परिणाम आपको दे दिए ω1 ω2 ω3 ω4 ω5 ω6, और ये अपन को ABCDE ये 5 अपन को निर्धारण दे दिए, ठीक है। प्रायिकता निर्धारण करना क्या है, बहुत ही सिंपल है, सबको जोड़ेंगे, अगर एक आएगा तो वैध है और एक नहीं है तो वैध नहीं है, सिंपल। तो यहां पर आप ये देख लीजिए कि अगर आप 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.05 प्लस 0.03 प्लस 0.01 प्लस 0.2 और प्लस 0.6 करते हो तो आपको 1 मिल जाता है। तो ये भाई जो A है वो इसका निर्धारण हो रहा है, ये वैध है, प्रायिकता निर्धारण वैध है, ठीक है। इसी प्रकार अगर अपन 1/7 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 इनको अगर जोड़ते हो तो यहां से भी अपन को 1 मिलेगा, जब 1 मिलेगा तो ये भी प्रायिकता निर्धारण वैध हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर C में आते हैं, तो यहां आप ये देखिए कि जब आप 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 0.4 प्लस 0.5 प्लस 0.6 प्लस 0.7 करते हो तो यहां से आपको वैल्यू मिलती है 2.8, कितना आएगा जोड़ने के बाद 2.8, जो कि 1 से बड़ा हो जाएगा। उस स्थिति में ये जो क्वेश्चन नंबर C दिया है
इसका प्रायिकता निर्धारण वैध नहीं रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी की बात कर लेते हैं। आपको दिया -0.1 और यहां देख रहे हो -0.2। ठीक है, तो कभी भी प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती है, निगेटिव नहीं हो सकती। उस स्थिति में ये जो क्वेश्चन नंबर डी दिया है वो भी वैध नहीं रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई देख लो। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर ई में आप देख रहे हैं ओमेगा जो 7 दिया 15/14 वो 1 से बढ़ा दिया। अब 1 से बड़ी प्रायिकता नहीं हो सकती किसी भी घटना की, किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं हो सकती, तो ये क्वेश्चन नंबर ई भी वैध नहीं रहेगा। ठीक है, समझ गए। सिंपली आपको लिखना भी कैसे है, जैसे मैंने उदाहरण बताया था, कोई दिक्कत है नहीं है। आप सबको जोड़ रहे हो बराबर, आप देख रहे हो 1 आ रहा है तो आप कह रहे हो प्रायिकता निर्धारण ए वैध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी की बात कर लें। आप 1/7 को 7 बार जोड़ रहे थे, यानी 7/7 1 आ रहा था, तो यहां से आप कह रहे थे कि प्रायिकता निर्धारण बी वैध है। फिर क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं। आप सबको जोड़ रहे थे तो ये आ रहा था 2.8 जो कि 1 से बड़ा था, तो यहां से आप कह रहे हैं कि प्रायिकता निर्धारण सी वैध नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर डी की बात करते हैं। तो आपने देखा था कि ω1 और ω5 का मान जो दिया था वो ऋणात्मक दिया था, और चूंकि प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती है इसलिए प्रायिकता निर्धारण डी वैध नहीं है। ठीक है, और ई की बात कर लेता कि जो ω7 थी उसकी प्रायिकता 15/14 है जो कि 1 से बड़ी है, और किसी भी प्रायिकता की, जो किसी भी घटना की प्रायिकता होगी, किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं होगी, उस स्थिति में प्रायिकता निर्धारण ई वैध नहीं है। आपसे पूछ रहा था कौन कौन सी जो निर्धारण है, जो प्रायिकता निर्धारण है वो वैध नहीं है, तो आपने बताया कि सी डी और ई, सी डी ई प्रायिकता निर्धारण वैध नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, कम से कम 1 पट होने की प्रायिकता। अब कम से कम 1 पट क्या होते हैं ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, तो ये आपको पता है, एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो अपन को मिलेगा HH HT TH TT। अब कम से कम 1 पट आना, अब इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम 1 T तो रहेगा ही रहेगा, और 1 T से ज्यादा भी 2 T हो सकते हैं। तो अपन को क्या मिलेगा यहां से, अगर मैं बात करूं कम से कम 1 पट, तो इसकी बात हो गई HT TH और TT। क्या बोला मैंने, कम से कम में आपको कम से कम उतना लेना है, ज्यादा से ज्यादा पूरा लेना है, तो HT TH और TT बन जाएंगे। तो अब इसकी अगर आप प्रायिकता निकालते तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। भाई अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3 है, और कुल परिणाम कितने हैं, 4 है। ठीक है ना, कुल परिणाम कितने हैं, 4। बहुत ही सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पर आपको कह रहा है एक पासा फेंका जाता है, निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन दे दिए, और पहला है कि एक अभाज्य संख्या प्रकट होना, 3 या 3 से बड़ी संख्या प्रकट होना, 1 या 1 से छोटी संख्या प्रकट होना, 6 से बड़ी संख्या प्रकट होना, और 6 से छोटी संख्या प्रकट होना। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना। देखिए क्या कह रहा है, पासा फेंका जाता है, तो पासा फेंकने पर, पासा फेंकने पर, ठीक है, तो आपको पता है पासा फेंकने पर क्या निकल के आएगा भाई, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या प्रकट होना। पहला क्वेश्चन क्या है, अभाज्य संख्या, तो अपन ने मान लिया ए। ठीक है, ए घटना घट रही, तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, अब पासे पर अभाज्य संख्या का मतलब कितना हो गया, अभाज्य संख्या का मतलब हो गया 2 3 5, ये होती है अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ए की प्रायिकता यहां से कितनी हो जाएगी, ए की प्रायिकता PA, ए की प्रायिकता हो जाएगी कुल ए में अवयव कितने हैं, ए में 3 अवयव हैं। ठीक है, ए में 3 अवयव हैं और टोटल अवयव थे 6, तो 3/6 यानी 1/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात कर लें। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा था कि 3 या 3 से बड़ी संख्या आना। ठीक है, तो इसको मान लिया बी, 3 या 3 से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। ठीक है, तो 3 या 3 से बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 3 से बड़ी भी लेना और 3 भी लेना। ठीक है, तो आ जाएगा 3 4 5 6। तो यहां से बी की प्रायिकता कितनी बन जाएगी, बी में कुल अवयव हैं आपके 4, बी में अवयव हो गए 4, तो यहां से आप कह रहे हो 4/6 यानी कि 2/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा था 1 या 1 से छोटी संख्या प्राप्त होना, इसको सी ले लिया, 1 या 1 से छोटी संख्या। ठीक है,
अब पासे में एक से छोटी संख्या तो प्राप्त होगी नहीं, सिर्फ एक प्राप्त होगा, तो क्या बन के आएगा, एक मिल जाएगा। तो सी की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, पी सी की प्रायिकता आ जाएगी 1/6, क्योंकि सी में एक ही अवयव है, तो 1/6 आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन कह रहा है 6 से बड़ी संख्या प्राप्त होना, डी मान लिया 6 से बड़ी संख्या, अब 6 से पासे पार्ट 6 से कोई भी बड़ी संख्या होती नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, 5 कहलाएगा। और इसकी प्रायिकता कितनी कहलाएगी, प्रायिकता हो जाएगी 0/6, यानी 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या था कि 6 से छोटी संख्या प्राप्त होना, इसको ई मान लिया 6 से छोटी संख्या, तो 6 से छोटी संख्या कितनी होती है भाई, 6 से छोटी संख्या की अगर मैं बात करूं तो 5 होंगी, 5 तक ले लोगे आप, 1 2 3 4 5। अब इसकी अगर आप प्रायिकता निकाल दोगे तो पी बराबर 5 अवयव है बटे 6, तो 5/6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 5 सवाल दिए थे, तो पहले का हो गया 1/2 इस प्रकार से, दूसरे का 2/3, तीसरे का 1/6, चौथे के लिए 0 आंसर आ गया, पांचवे के लिए 5/6 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपको कि ताश की गड्डी के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला गया है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इस प्रकार से कि प्रतिदय समष्टि में कितने बिंदु हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि पत्ते का हुक्म का होने की प्रायिकता क्या है। तीसरे में आपको कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब तीसरे में 2 क्वेश्चन कर दिए इस प्रकार से कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए, एक का है और काले रंग का है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन अलग अलग रहेंगे, ये अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पत्ता एक का है और प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पत्ता काले रंग का है। तो पहला अपन ने ले लिया, आपको पता है कि ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, तो यहां से आप कह सकते हो प्रतिदश बिंदु कितने हो जाएंगे, प्रतिदश बिंदु 52 हो जाएंगे, 52 अवयव रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी की बात कर लें तो कह रहा था पत्ते का हुक्म का इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हुक्म का इक्का, भाई पूरी गड्डी में हुक्म का एक इक्का होता है। और मैंने आपसे कह रखा कि अगर आपको ताश के पत्तों के बारे में नहीं पता तो जो मैंने चैप्टर नंबर 7 क्रमचय और संचय बनाया था उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, ठीक है। तो वहां पर ताश के पत्तों के बारे में मैंने हर एक चीज डिटेल में बताई थी, तो उसको आप देख लीजिएगा एक बार। अच्छा, पत्ता जो है हुक्म का इक्का है और हुक्म का इक्का कितने होते हैं, एक ही होते हैं, ठीक है। तो यहां से प्रायिकता क्या कह दोगे आप, तो भाई इसको मान लेते हैं अपन ए, ठीक है। पत्ता हुक्म का इक्का है, पत्ता हुक्म का इक्का है, ठीक है, हुक्म का इक्का है। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, पी ए। भाई हुक्म का एक ही पत्ता जो होता है वो इक्का होता है, ठीक है। तो एक पत्ता कुल बटे 52, तो 1/52 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी आपको कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सी में 2 क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान रखना, ठीक है। भाई इसको अपन ने मान लिया इक्का, ठीक है, पत्ता इक्का है, ठीक है, इक्का है। तो अब एक बात समझो, कुल 52 पत्तों में कितने इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर आपको प्रायिकता निकालनी है तो 4 इक्के होते हैं, 4/52, ठीक है, 1/13 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी सी में दूसरा क्वेश्चन कह रहा था, सी के क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से था कि पत्ता काले रंग का है, ठीक है, काले रंग का पत्ता। तो इसको अपन ने मान लिया सी, और काले रंग का पत्ता, काले रंग का पत्ता यानी पी। सी की प्रायिकता निकालना है तो काले रंग के कितने पत्ते होते हैं, हुक्म और चिड़ी को मिला के कुल 26 पत्ते होते हैं काले रंग के। तो 26/52 यानी कि 1/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपको आंसर कह रहा था वो यहां पर इस प्रकार से अपन ने दिखा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि एक अनभिन्नत सिक्का जिसके एक तल पर 1 और दूसरे तल पर 6 अंकित है, ठीक है। एक पर जैसे हेड टेल होता था वहां पर हेड टेल की जगह 1 और 6 है, ठीक है। एक अनभिन्नत पासा दोनों को उछाला जाता है, आप पासा भी उछाल रहे हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्रकट संख्याओं का योग 3 है और 12 है। ये सवाल कुछ कह रहा है। तो भाई पहली बात समझो कि सिक्के पर 1 है और 6 है। अब पासे को भी उछाल रहे, तो जब सिक्के पर 1 आया तो पासे को उछालने पर भाई कितना, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से मिलेगा। और यदि सिक्के पर 6 आया
तो पासे को छानने के बाद 1 2 3 4 5 6 कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा अपन को। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने प्रतिदर्श समष्टि S बना दी, सैंपल स्पेस बना लिया। आपको पता है किस प्रकार से बन जाएगा, 1 के साथ बाकी 6 आ जाएंगे और 6 के साथ भी बाकी 6 आ जाएंगे, यानी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 और 6 के साथ आप ले लेंगे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, ये आपने कुछ कुल दिखा दिया। अब वो कह रहा था भैया योग 3 है, तो योग 3 देखो कहां हो रहा है, सिर्फ एक जगह 1 2 पर। और योग 12 हो तो योग 12 कहां हो रहा है, सिर्फ एक जगह 6 6 पर। तो बहुत ही सिंपल तरीके से कर दोगे। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से कि योग 3 है तो ए के लिए कितना निकल के आएगा, अगर मैं बात करूं इसके लिए एक ही अवयव निकल के आएगा 1 2। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता आप बता दोगे पी ए। प्रायिकता कितनी हो जाएगी भाई कि एक अवयव है, कुल अवयव कितने थे 12, तो 1/12 आंसर हो जाएगा। सेम यहाँ पर योग 12 है तो बी कितना रहेगा, बी रहेगा 6 and 6। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता निकाल दोगे पी बी कि एक अवयव है बटे कुल अवयव है 12, तो 1/12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन कह रहा था 1/12 1/12 दोनों के आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है कि नगर परिषद में 4 पुरुष व 6 स्त्रियां हैं। यदि एक समिति के लिए यादरक्षा एक परिषद सदस्य चुना गया है, ठीक है, एक यादरक्षा एक परिषद सदस्य चुना गया है, तो एक स्त्री के चुने जाने की कितनी संभावना है। ठीक है, प्रायिकता आपको बताना है कि यदि स्त्री का चुना जाना, ठीक है, तो नगर परिषद में आप देख रहे हैं कि पुरुष 4 हैं स्त्री 6 हैं, तो कुल सदस्य हो गए 4 + 6 = 10। तो स्त्री के चुने जाने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी भाई, कुल स्त्रियां कितनी है 6 और कुल सदस्य कितने हैं 10, तो 6 स्त्रियां हैं कितने में से 10 में से, तो 6/10 यानी कि 3/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3/5। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आपको कह रहा है एक अनभिन्न सिक्के को 4 बार उछाला जाता है, ठीक है, और एक व्यक्ति प्रत्येक चित आने पर यानी हेड आने पर 1 रुपए जीतता है और प्रत्येक पट आने पर 1.50 यानी 1.50 यानी 1.5 रुपए हारता है। ठीक है, अगर हेड आया तो 1 रुपए जीतेगा और अगर टेल आया तो वो 1.5 रुपए हार जाएगा। ठीक है, इस परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि से ज्ञात कीजिए कि आप 4 उछालों में कितनी विभिन्न राशियां प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही इन राशियों में से प्रत्येक की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। अब सवाल किस प्रकार का है समझिए कि हेड आने पर उसे 1 रुपए जीतना है और टेल आने पर वो 1.5 रुपए हार जाएगा। अब पहली बात सिक्के को 4 बार उछाल रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 4 बार उछालने पर ट्री की मदद से आपको सैंपल स्पेस बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, प्रतिदर्श समष्टि बनाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो एक सिक्के को 4 उछालने पर इस प्रकार से आपको 16 कुल परिणाम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो कुल परिणाम कितने हो गए, 2 × 2 × 2 × 2 यानी कि 2 की घात 4 यानी कि 16। ठीक है, तो कुल परिणाम आपके 16 हो गए। अब जो व्यक्ति है चित आने पर 1 रुपए जीतता है, यानी हेड जीतना का मतलब हो गया +1। ठीक है, और पट आने पर वो 1.5 रुपए हारता है और हारने के लिए अपन ने माइनस ले लिया तो माइनस आएगा, तो टी के लिए हो गया -1.50। अब यहाँ पर जो 16 आपको परिणाम मिल रहा है यानी जैसे कि एच 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 एच, अगर चारों बार उसे एच 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 आ गया तो उसे कितने रुपए मिलेंगे, 4 रुपए मिलेंगे, यानी 4 बार जीता तो 1 + 1 + 1 + 1 यानी 4 रुपए। इसी प्रकार एच 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 टी, तो अब इन 16 के लिए आप बनाओगे कि उसे वो कितने रुपए जीतता है और कितने रुपए हारता है। ठीक है, हर एक संख्या के लिए। तो यहां पर मैंने इस प्रकार से सारणी बना ली, कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे हो। ठीक है, और यहां पर ये प्रतिदर्श बिंदु हो गए और ये राशियां हो गई, और हर एक के लिए आप ये निकालोगे भाई कितना टोटल अमाउंट निकल के आएगा। यहां से हर एक के लिए आपको पता है एच के लिए +1 लेना है और टी के लिए -1 और जोड़ते जाना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे यहाँ एच 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 था तो क्या करोगे, हर बार एच आया, एच पर +1 है यानी 1 + 1 + 1 + 1 यानी कि कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब इसी प्रकार एच 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 टी, अब इसके लिए क्या करोगे भाई 1 + 1 + 1 और टी के लिए -1.50, तो ये हो जाएगा 1.50। ठीक है, 1.50, 1 1 1 3 हो गया, 3 में से 1.5 गया तो 1.5 बच जाएगा। अब एच एच टी एच यहाँ पर भी सेम कि 1 + 1 और -1.50 + 1, तो यहां से भी आपको 1.50 ही मिल रहा है। ठीक है, अब यहां पर एच एच टी टी के लिए आएगा 1 + 1 -1.50 और -1.50, तो ये हो जाएगा 1.5 और 1.5 हो जाएगा 3, उसमें से 2 जाएगा तो -1 बचेगा, -1
1 बच जाएगा। फिर एच टी एच एच के लिए बात कर लें तो 1 माइनस 1.50 प्लस 1 प्लस 1, तो यहां से आपको मिलेगा 1.50। फिर एच टी तो 1 माइनस 1.50 प्लस 1 माइनस 1.50, तो आ जाएगा माइनस का 1। देन एच के लिए 1 माइनस का 1.50 माइनस का 1.50 प्लस का 1, तो यहां से भी मिलेगा अपन को माइनस का 1। ठीक है, अब ये है 1 माइनस 1.50 माइनस 1.50 माइनस का 1.50, तो ये 15 थी 45 यानी 4.5, 4.5 में से 1 जाएगा तो माइनस का 3.5 बच जाएगा, माइनस का 3.50। और ये टी एच 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 की बात कर लें इसकी, तो माइनस का 1.50 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो यहां से बचेगा माइनस का 1.50। ठीक है, फिर ये आएगा माइनस का 1.50 प्लस 1 माइनस का 1.50, तो ये हो जाएगा माइनस का कितना, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर प्लस का 1.50 आएगा। ठीक है भाई, यहां पर प्लस का 1.50 रहेगा क्योंकि 1 प्लस 1 प्लस 1 इसकी बात कर रहे हैं, तो ये 3 हो जाएगा, 3 में से 1.5 जाएगा तो प्लस का 1.5 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ आगे बात कर लेते हैं एच टी टी, ये वाला टी एच की बात करते हैं, तो टी के लिए 1 माइनस का 1.50 प्लस 1 माइनस 1.50 प्लस 1, तो ये कितना आएगा, यहां पर भी माइनस का 1 आएगा। फिर माइनस 1.50, सही जा रहे हैं। ठीक है, 3 में से 2 जाएगा माइनस, हाँ ठीक है, माइनस 1.50 प्लस 1 माइनस 1.50 माइनस का 1.50, तो यहाँ आएगा माइनस का 3.50। ओके, फिर माइनस का 1.50 और माइनस का 1.50, देन प्लस 1 और प्लस 1। ठीक है, ओके भाई, तो यहां से आपको मिल जाएगा कितना, 3 माइनस 1 मिल जाएगा। फिर टी टी एच टी की बात कर लें तो माइनस का 1.50 माइनस का 1.50 प्लस का 1 और माइनस का 1.50, तो यहाँ से मिलेगा माइनस का 3.50। टी एच, तो यहाँ पर माइनस का 1.50 माइनस का 1.50 माइनस का 1.50 प्लस का 1, यहाँ पर भी मिलेगा माइनस का 3.50, और यहाँ पर है माइनस का 1.50 माइनस का 1.50, 4 टी है, माइनस का 1.50 माइनस का 1.50, तो यहां से मिल जाएगा 15 चौको 60 यानी माइनस का 6। ठीक है, अब एक बार जरा मैं चेक सही से आप देख लीजिए, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 4 जो है, अब यहां से कितनी राशियां मिली, देखो एक 4 मिल रहा अपन को, ठीक है, और प्लस का 1.50 मिल रहा है, ठीक है, और माइनस का 1 मिल रहा है, और माइनस का 3.50 मिल रहा है, और माइनस का 6 मिल रहा है, यानी अपन को 6 राशियां मिल रही, 5 राशियां मिल रही, 5, एक 4 मिला, एक 1.50 मिला, एक माइनस 1 मिला, एक माइनस का 3.50 मिला, एक माइनस का 6 मिला। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, सवाल पूछ रहा था आपसे कि ज्ञात कीजिए कि आप 4 उछालों में कितनी विभिन्न राशियां प्राप्त कर सकते हैं, तो आपने बताया भी ये 5 विभिन्न राशियां प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन सी विभिन्न राशियां प्राप्त की आपने, एक 4 मिला, माइनस का प्लस का 1.50 मिला, माइनस का 1 मिला, माइनस का 3.50 मिला, और माइनस का 6 मिला, ये 5 अपन को विभिन्न राशियां प्राप्त हुई। तो आप क्या कह रहे हो भाई, उक्त प्रीवियस सेमेस्टर से 5 प्रकार की विभिन्न राशियां प्राप्त हुई, कौन कौन सी, 4, 1.50, माइनस 1, माइनस का 3.50 और माइनस का 6, ये कुल आपको 5 विभिन्न राशियां प्राप्त हुई। अब कौन कितनी बार आया, क्योंकि वो आपसे सवाल ये भी पूछ रहा था भैया प्रत्येक की प्रायिकता ज्ञात करो, साथ ही इन राशियों की प्रत्येक की प्रायिकता भी ज्ञात की। अब आपको प्रायिकता ज्ञात करनी, तो कौन कितनी बार आया, ठीक है, तो 4 आप देखो, 4 सिर्फ एक बार आया, और 6 जो है वो भी सिर्फ एक बार आया। ठीक है, तो आप कह रहे हो भाई 4 एक बार आया है और 6 एक बार आया है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें 1.5 की, 1.50 की, तो 1.50 एक बार है, 2 बार है, और यहां पर ये 3 बार है, ठीक है, और 4 बार है। आप ये देख पा रहे हो 1.50 जो है वो 4 बार दिया है, ध्यान से देख लो, ये 1 बार दिया है, 1 बार और 2 बार, 3 बार और ये 4 बार, 4 बार 1.50 दिया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं माइनस का 3.50 की, माइनस का 3.50 जो जरा देखो, तो 1 बार माइनस का 3.50, 2 बार, 3 बार, 4 बार।
अब 4 बार आपका, अगर मैं बात कर रहा हूं, 4 बार दिया है 1.50, 4 बार दिया है माइनस का 3.50, ठीक है। तो 4 4 8 2 10, यानी कि जो -1 है वो 6 बार होना चाहिए। जरा चेक कर लो, -1 6 बार होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। देखो देखो, एक बार ये दिया, 2 3 4 5 और 6 बार दिया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6। मैंने इसमें काफी कुछ अगड़म सगड़म कर दिया है, लेकिन आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको इसी प्रकार से गिनना है। आपको ये 5 राशियां कितनी कितनी बार आई है तो आपको गिनना है। 4 कितनी बार है, 1.50 कितनी बार है, -1 कितनी बार है, माइनस का 3.50 कितनी बार है, माइनस का 6 कितनी बार है। क्यों गिनना अपन को? क्योंकि हर एक की प्रायिकता निकालेंगे, नहीं कि हर एक की प्रायिकता निकालेंगे अपन। -1 कितनी बार आया, -1 जो है वो 6 बार आया। तो यहां से आपने देखा भाई कुल कितना हो गया, ये कुल 16 रहेगा। कुल जोड़ेंगे तो कुल 16 रहेगा, ठीक है। अब हर एक की प्रायिकता निकाल लो। तो 4 की प्रायिकता, 4 की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/16। भाई 4 कितनी बार है, 1 बार है, तो 1/16। फिर 1.50 की प्रायिकता, जो 4 बार है तो 4/16। 4/16 का मतलब 1/4, ठीक है। ये आंसर हो गया 1, ये आंसर, ठीक है। फिर माइनस का 1 6 बार है, तो P -1 की प्रायिकता हो जाएगी 6/16, 2 से आएगा 3/8। अगला है P माइनस का 3.50। अब माइनस का 3.50 कितनी बार आया था, 4 बार आया था। माइनस का 3.50 कितनी बार आया था, 4 बार आया था। तो 4 बार आया था तो 4 बार ले लेंगे। माइनस का 3.50 4 बार आया था, 4/16 यानी कि 1/4, ये आंसर हो जाएगा। फिर -6 की प्रायिकता की बात कर लें तो -6 तो 1 बार था, तो 1/16, ये आंसर हो जाएगा। तो वो सवाल कह रहा था कि प्रत्येक राशि की प्रायिकता ज्ञात करो। तो इस प्रकार से आपने प्रत्येक राशि की प्रायिकता ज्ञात करके दिखा दी, ठीक है। सवाल थोड़ा सा लेंदी जरूर है, लेकिन कठिन नहीं है, बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। आपको कह रहा है 3 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं, निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो भाई इस प्रकार से आपको 9 क्वेश्चन दे दिए हैं, और 3 सिक्कों को उछालने पर प्रतिशत सेमेस्ट्री आपको पता है कैसे बनानी है, सैंपल स्पेस आपको पता है। तो ये 9 क्वेश्चन दिए, इनको लगाते हैं अपन। 3 सिक्कों को एक बार उछालने पर सैंपल स्पेस के 8 परिणाम अपन को मिल गए, ठीक है। कुल परिणाम हो गए आपके 8, इस प्रकार से यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन कह रहा था आपसे कि 3 चित्त प्रकट होना। 3 चित्त यानी कि 3 हेड, तो आपको पता है ए ले लिया अपन ने, 3 चित्त आना, तो कैसे मिलेगा, ए हो जाएगा HHH। अब कुल परिणाम है आपके 8, और 3 चित्त आने के लिए प्रायिकता हो जाएगी, क्योंकि एक ही अवयव मिल सकता है, जहां पर 3 H हो सकते हैं, ट्रिपल HHH। तो यहां पर एक ही प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/8, ठीक है, 1/8। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि 2 चित्त प्रकट होना। अब 2 चित्त जहां जहां मिलेंगे वो आपको ले लेना है, ठीक है। यानी कि जहां जहां 2 H होंगे, 2 H और 1 T, वो वाला सिस्टम चलेगा, ठीक है। तो यहां पर दूसरा क्वेश्चन क्या भाई, कि 2 चित्त आना, तो B मान लिया अपन ने। तो 2 चित्त के लिए क्या होगा, HHT, फिर HTH और THH, यही बन सकता है। तो कितने अवयव हो गए, 3 अवयव हो गए। तो PB, इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 2 चित्त आने की प्रायिकता हो जाएगी 3 अवयव बटे 8, 3/8 आंसर हो जाएगा। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा था न्यूनतम 2 चित्त आना। अब न्यूनतम लग गया तो कम से कम 2 चित्त का मतलब क्या है कि 2 चित्त तो रहे और 3 चित्त भी हो जाए। न्यूनतम और अधिकतम मैं आपको बता रखा है, तो ध्यान दीजिएगा। न्यूनतम 2 चित्त का मतलब क्या हो गया कि 2 चित्त तो आना ही आना है, 3 चित्त भी ले सकते हो। तो 3 चित्त के लिए ट्रिपल H हो जाएगा, और जहां जहां 2 H है, जहां जहां 2 H आएंगे वो भी ले लोगे। तो HHT, HTH एंड THH। तो कुल अवयव कितने हो गए, 4 हो गए। तो 4 हो गए यहाँ के लिए, और कुल अवयव है 8, तो यानी 4/8 यानी 1/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन आपको कह रहा था अधिकतम 2 चित्त आना। अब अधिकतम 2 चित्त का मतलब क्या भाई, कि ज्यादा से ज्यादा 2 H हो, और कम से कम 1 H भी हो सकता है, और जहां पर बिल्कुल भी H नहीं है वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको अपन ने D मान लिया, और यहां से क्या कह सकते हो, अधिकतम 2 H। तो ज्यादा से ज्यादा 2 H हो तो HHT, HTH और THH, ज्यादा से ज्यादा 2 H यहां से ले लिए। अब फिर वो ले लोगे जहां पर 1 H है, यानी कि HTT, THT और TTH, ये ले लिया। और वो ले लोगे जहां एक भी H नहीं है, यानी कि ट्रिपल T।
तो इस प्रकार से कुल अभी आप कितने देख पा रहे हो आप 7, यहां से आपको कितने मिल गए 7, ठीक है। तो 7/8 आंसर हो जाएगा, सिंपल। फिर पांचवा क्वेश्चन कह रहा था एक भी चित ना आना, यानी कि एक भी एच ना हो, उसको अपन ने ई मान लिया, इस घटना को ई मान लिया, और एक भी एच नहीं का मतलब सारे टी हो जाए, यानी ट्रिपल टी। तो ट्रिपल टी सिर्फ एक ही बार होता है, तो 1/8 आंसर हो जाएगा, सिंपल। फिर छठवां क्वेश्चन कह रहा था आपसे कि 3 पट आना, इसको एफ मान लिया, ठीक है, ABCDEF इस प्रकार से अपन चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो 3 पट आना, अब 3 पट सिंपल है, 3T ले लेंगे, ट्रिपल टी, और ट्रिपल टी के लिए कितना हो जाएगा 1/8, ठीक है, ये आंसर हो गया। फिर सातवां क्वेश्चन कह रहा था कि ततः 2 पट आना, अब बिल्कुल ततः मैंने बताया था एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली 2 पट, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, कुछ नहीं, 2 पट। तो इसको अपन ने जी मान लिया, 2 पट का मतलब है 2 टी हो अपने पास, तो TTH ले लिया, THT ले लिया, HTT ले लिया। तो यहां से आपको कितने अवयव मिले, 3 अवयव मिले, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, सिंपली 3/8, ठीक है, 3/8 आंसर आ गया। फिर आठवां क्वेश्चन आपसे कह रहा था भाई कि H मान लिया, कोई भी पट ना आना, अब कोई भी पट नहीं आता, यानी एक भी टी नहीं है, तो जब एक भी टी नहीं है तो क्या हो जाएगा, 3 H हो जाएंगे, ट्रिपल H हो जाएगा, क्योंकि एक भी टी नहीं है, कोई भी पट नहीं आता है, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/8, सिंपली। फिर आखिरी क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन आपको कह रहा था कि अधिकतम 2 पट आना। अब अधिकतम 2 पट का आपको पता है क्या सिस्टम रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा 2 पट हो, यानी 2 टी हो, इसके अलावा 1 टी वो भी ले सकते हो, और जहां एक भी टी नहीं है, जहां पर एक भी टी नहीं है उसको भी ले सकते हो। तो जहां पर एक भी टी नहीं है HHH उसको ले लिया, और जहां एक टी है उसको ले लिया, HHT, HTH और THH, जहां पर एक टी है वो ले लिया अधिकतम के लिए। और कह रहा था ज्यादा अधिकतम 2 टी चाहिए थे अपन को, तो जहां पर 2 टी होंगे वो ले लेंगे, तो TTH, THT एंड HTT। तो ये इस प्रकार से कुल कितने परिणाम देख पा रहे हो आप, 7, तो यहां पर 7/8 आंसर हो जाएगा। तो यहां से 9 क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे, आसानी से लगा लिया अपन ने। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है कि यदि किसी घटना A की प्रायिकता 2/11 है तो घटना A नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल सवाल है, आपको A की प्रायिकता PA का मान दे दिया 2/11, आपको A नहीं निकालना है, यानी कि A', ठीक है, A नहीं का मतलब A' होता है, तो A नहीं की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, आपको पता सूत्र होता है 1 - PA, ठीक है, A से घटा दो, 1 से घटा दोगे PA को, तो 1 - 2/11, आप सिंपल है, लासा लोगे 11 का, 11 - 2, यानी कि आंसर हो जाएगा 9/11। बहुत ही सिंपल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि शब्द एसेसिनेशन से एक अक्षर यादृच्छिक चुना जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुना गया अक्षर एक स्वर है और एक व्यंजन है। 2 क्वेश्चन इस प्रकार से कह रहा है, तो सिंपल क्वेश्चन सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको शब्द एसेसिनेशन दे दिया, इसमें कुल अक्षर गिन लिए अपन ने, कुल अक्षर कितने, कुल शब्द कितने भाई, कुल 13 शब्द हैं, ठीक है। अब यहां देखो, अगर मैं बात करूं स्वर की, तो यहां आप देख पा रहे स्वर कितने हैं, देखो ए, पहली बात तो आपको पता है ना कि इंग्लिश में जो वोवेल होते हैं AEIOU वो होते हैं स्वर, ठीक है। तो देख रहे ए कितनी जगह है, ए है 3 बार, ठीक है, आई आपका 2 जगह दिया है और ओ दिया है, तो ये जो स्वर है वो कुल 6 दिए आपको, स्वर कितने दिए 6। अच्छा, कुल अक्षर 13 थे जिसमें 6 आपके स्वर हैं, तो निश्चित तौर पे व्यंजन कितने हो जाएंगे आपको पता है, व्यंजन हो जाएंगे 7, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन कह रहा था कि स्वर होने के लिए, ठीक है, तो P और स्वर, ठीक है, तो स्वर कितने हैं 6, कितने में से 13 में से, तो 6/13 ये हो गया आंसर, ठीक है। और दूसरा है भाई व्यंजन, तो P व्यंजन, ठीक है, व्यंजन, तो व्यंजन कितने हैं भाई 7 है, कितने में से 13 में से, तो 7/13, सिंपल, ठीक है, कुछ नहीं करना। तो ये हो गया स्वर के लिए और ये हो गया व्यंजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है कि भाई एक लॉटरी में एक व्यक्ति 1 से 20 तक की संख्याओं में से 6 भिन्न भिन्न संख्याएं यादृच्छिक चुनता है, ठीक है, 1 से 20 तक की संख्याओं को चुनना है, उसमें 6 संख्याएं चुनना है, 1 से 20 तक की संख्याएं उसमें से 6 चुनना है। और यदि ये चुनी गई 6 संख्याएं, यदि वो 6 संख्याएं चुनता है, और किस तरह की 6 संख्याएं चुन लेगा कि उन 6 संख्याओं से मेल खाती हैं जिन्हें लॉटरी समिति ने पूर्व निर्धारित कर रखा है। लॉटरी समिति ने पहले से 6 संख्याओं का एक सेट निर्धारित कर रखा है, ठीक है, तो वह व्यक्ति इनाम जीत जाता है। लॉटरी के खेल में इनाम जीतने की प्रायिकता क्या है। अब जरा सवाल को समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ थोड़ा संचय वाला भी आप लेके चलोगे। पहली बात तो ये समझो कि कुल परिणाम कितने होंगे, ठीक है।
तो 20 संख्याओं में से 6 संख्याएं चुनने के तरीके की बात कर रहा कि नहीं, है ना। एक लॉटरी में एक व्यक्ति 1 से 20 तक की संख्याओं में से 6 भिन्न भिन्न संख्याएं यात्रक्षा चुनता है, 1 से 20 तक की संख्याओं में। तो यहां से आप निकालेंगे कुल परिणाम। अच्छा, आपने अगर चैप्टर नंबर 7 पढ़ रखा होगा तो मैंने बताया था कि यहां पर क्या करेंगे आप, 20 संख्या में से 6 संख्या चुननी है, तो कुल परिणाम यहां से क्या निकल के आएंगे, कुल परिणाम। ठीक है, तो कुल परिणाम हो जाएगा 20C6। ठीक है, अब 20C6 को अपन हल कर लेते हैं। तो कैसे हल करना है, नीचे का जो 6 होता है उसको ऊपर वाली संख्या को उतनी बार खोलते हैं, यानी कि 20, 19, 18, 17, 16, 15। ठीक है, नीचे 6 था ना तो 6 बार खोला, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, और 6 संख्या को फैक्टोरियल खोल देंगे, यानी 6 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी संख्या कट रही है। अगर मैं बात करूं तो 6 3 18। ठीक है, ये 6 3 18 कट गया, 5 को 20 काट दिया सीधे सीधे, और 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में। तो यहां से संख्या मिल गई अपन को भैया कितनी, 19, 17 और 8, 19, 17, 8 और 15। ठीक है, ये संख्या मिल गई। तो अब इसका आप गुणा कराते हैं तो ये निकल के आ रहा 38,760। तो ये तो होगा कुल परिणाम, यानी कि 1 से 20 तक में से संख्याओं में से अगर 6 संख्याएं आपको चुननी है तो कितने तरीके होंगे, 38,760 तरीके होंगे। इस प्रकार से चुन सकते हो। अब एक बात समझना, ये तो हो गया कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या होगा, जीतने के लिए, जीतने के लिए लॉटरी जीतने के लिए, आप आगे ले सकते हो लॉटरी जीतने की, ऐसे ले लो भाई, लॉटरी जीतने के लिए। ठीक है, लॉटरी जीतने के लिए, लॉटरी जीतने के लिए अनुकूल परिणाम, समझना, अनुकूल परिणाम। तो भैया लॉटरी तो एक ही रिजल्ट निकलेगा। अगर उसने 6 अंक निकाले और जो लॉटरी निर्धारित करने वाली समिति है उसने पहले से ही पूर्व निर्धारित कर रखा कि भाई ये अंक आएगा तो लॉटरी जीतेगी, तो समिति ने तो पहले से एक जो अंक है, जो पूरी संख्या है वो डिसाइड कर रखी है। तो जो अनुकूल परिणाम होगा वो 1 होगा। बात को समझ में आई कि नहीं आई? देखिए सुनिए, एक बार फिर सुनिए कि आपको जो ये सोचना है, भाई समिति ने जो संख्या सोच रखी है पहले से, ऐसा तो है नहीं कि उसने 10-12 सोच रखी है संख्या, नहीं, उसने, समिति ने एक संख्या पहले से निर्धारित कर रखी है। अब वो यही तो कह रहा कि समिति ने पूर्व निर्धारित कर रखा है। क्या कर रखा है, एक 6 अंकों की संख्या से। ठीक है, 6 अंकों की कोई संख्या है उससे पहले उसने, और यदि चुनी गई 6 संख्याएं उन 6 संख्याओं से मेल खाती है, यदि चुनी गई 6 संख्याएं उन 6 संख्याओं से मेल खा जाती, तो समिति ने पहले से ही पूर्व निर्धारित कर रखा है। तो यहां पर आप लॉटरी जीतने के लिए अनुकूल परिणाम 1 ले लेंगे। लॉटरी जीतने के लिए अनुकूल परिणाम 1 हो गया, तो यहां से आप कहते हो अभीष्ट प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/, अनुकूल परिणाम 1 है और 1/38,760। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्न प्रायिकताएं पीए और पीबी युक्ति संगत परिभाषित की गई हैं। ठीक है, कंसिस्टेंटली परिभाषित हैं, डिफाइन है। अब युक्ति संगत परिभाषित का मतलब क्या है वो ये समझिए पहले तो देखो दोनों में अगर मैं बात करूं तो एक में दिया है इंटरसेक्शन, एक में दिया है यूनियन। तो आपको हमेशा ये याद रखना है भैया कि जो इंटरसेक्शन का मान होगा हमेशा, अच्छा इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि कॉमन, दोनों में कॉमन। इसका मतलब क्या कि इंटरसेक्शन की वैल्यू हमेशा जो आपको समुच्चय या जो आपको प्रायिकताएं दी है उससे हमेशा वैल्यू कम रहेगी, या तो कम रहेगी या बराबर रहेगी। समझना बात को, इंटरसेक्शन का मान हमेशा दी हुई प्रायिकता के मान से या तो समान रहेगा या उससे कम रहेगा। कभी भी इंटरसेक्शन का मान किसी भी प्रायिकता से अधिक नहीं होगा। ठीक है, अगर अधिक है तो युक्ति संगत नहीं है, अगर अधिक नहीं है तो युक्ति संगत है, कम है या बराबर है तो युक्ति संगत होगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, देखिए पहला देखिए, पहले में अपन को क्या दे रखा भाई, पी ए की वैल्यू दे रखी है 0.5, पी बी की वैल्यू दे रखी है 0.7, और अगर हम यहां बात करें इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी की जो कि 0.6। अब 0. तो यहां आप क्या बताएंगे कि चूंकि पी ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन पी ए है ना,
और इंटरसेक्शन का मान जब पीए से इंटरसेक्शन का मान ए से बड़ा हो गया तो आप क्या कह दोगे कि युक्ति दिए हुए आंकड़े युक्ति संगत नहीं है। ठीक है, दिए हुए, इसलिए दिए हुए आंकड़े युक्ति संगत नहीं है, युक्ति संगत नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं? क्योंकि इंटरसेक्शन का मान किसी भी प्रायिकता के मान से ज्यादा नहीं होना चाहिए। भाई समझो ना, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। अब जब आप कॉमन निकालोगे तो या तो वो बराबर में कॉमन निकलेगा या कोई चीज कम निकलेगी कॉमन, कोई चीज ज्यादा थोड़ी कॉमन निकल सकती है। ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर यहां से इंटरसेक्शन का मान निकालने की कोशिश करते अपन, तो अपन को क्या दे रखा भाई, अपन को दे रखा पीए बराबर 0.5, पीबी बराबर 0.4 और यूनियन का मान दे रखा पी ए यूनियन बी बराबर 0.8। यहां से इंटरसेक्शन का मान निकालते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी और माइनस का पी ए यूनियन बी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो 0.5 0.4 माइनस 0.8, तो यहां से क्या बनेगा 0.9 माइनस 0.8, तो यहां से आप कह रहे हैं 0.1। अब पी ए इंटरसेक्शन की वैल्यू आई 0.1 और 0.1 पी ए और पी बी दोनों से ही कम है। ठीक है, तो दोनों से ही कम है, तो यहां पर आप कह रहे हो कि पी ए इंटरसेक्शन बी लेस देन पी ए तथा पी बी। ठीक है, तथा पी बी, इसलिए दिए हुए आंकड़े युक्ति संगत हैं। दिए हुए आंकड़े युक्ति संगत हैं। ठीक है, युक्ति संगत है। क्लियर है बात? मतलब इंटरसेक्शन का मान ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इंटरसेक्शन का मान ज्यादा है तो युक्ति संगत नहीं है, और इंटरसेक्शन का मान दिए हुई प्रायिकताओं पी और पीबी, जो भी प्रायिकता दी है उससे कम है, तो आपका युक्ति संगत हो। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है कि भाई निम्नलिखित सारणी में खाली स्थान भरिए। तो बहुत ही सिंपल है, सीधा फॉर्मूला लगना है आपको। पी ए पी बी पी ए इंटरसेक्शन बी और पी ए यूनियन बी के बारे में बात कर रहा है। 3 चीजें दी हैं, चौथी चीज पूछ रहा है, आपको फॉर्मूला याद है, चाहे यूनियन बराबर कर लेना चाहे इंटरसेक्शन बराबर कर लेना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मैं बात करूं पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, अगर आप यूनियन को इस तरफ ले आएंगे तो इंटरसेक्शन को वहां ले जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पहले सवाल की, यहाँ पर आपको पी ए दिया है, पी बी दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है और आपको यूनियन पूछ रहा है, तो सिंपली यूनियन के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, पी ए यूनियन बी बराबर क्या कर सकते हैं अपन कर देंगे पी ए प्लस पी बी एंड माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? यहाँ पर 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/15, आपको पता है यहाँ पर लासा आएगा 15 का। ठीक है, 5 15 5 15 माइनस 1, तो 8 में से 1 जाएगा 7, तो 7/15 पी ए यूनियन बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो अपन को निकालना था। तो ये हो गया आंसर पहले का। दूसरे की अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में अपन को दे रखा है पीए की वैल्यू दे रखी है 0.35, आपसे पीबी का मान निकालने के लिए पूछ रहा है। पीबी का मान निकालना है अपन को, और इंटरसेक्शन का मान दिया है 0.25, पी ए इंटरसेक्शन बी इसका मान दिया है 0.25 एंड पी ए यूनियन बी इसका मान दिया है 0.6। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं भाई, पी ए इंटरसेक्शन बी, मैंने आपसे कहा कि चाहे इंटरसेक्शन के लिए बना लो चाहे यूनियन के लिए बना लो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी। अब चूंकि यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर यूनियन ले लोगे, तो पी ए यूनियन बी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वाला फॉर्मूला भी सही है, और आप ये मत कह देना कि यहाँ यूनियन ले ली, ये भी फॉर्मूला सही है। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले सही है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन की वैल्यू रख देते हैं 0.25 बराबर ए का मान 0.35 प्लस बी का मान निकालना है और माइनस का 0.6। ठीक है, अब पक्षांतर कर लेते हैं, तो पीबी का मान अगर निकालें अपन तो कितना हो जाएगा 0.25, 0.35 का पंचांतर होगा तो ये हो जाएगा 0.35 माइनस का 0.35 और माइनस का 0.6 का कर रहे हो तो ये हो जाएगा प्लस का 0.6, तो ये हो जाएगा 0.85 प्लस प्लस जोड़ दिए माइनस का 35, तो ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, तो पीवी की वैल्यू आ गई 0.5, पीवी का मान आ गया 0.5, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन अपन को क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन में अपन को
इंटरसेक्शन निकालना है सिंपली, ठीक है। तो इंटरसेक्शन के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, पी ए का मान दिया है 0.5 और पीबी का मान दिया है 0.35, ठीक है। इंटरसेक्शन का अपन को मान निकालना है, इंटरसेक्शन के लिए क्वेश्चन मार्क, और यूनियन का मान अपन को दे रखा है 0.7, ठीक है। तो इंटरसेक्शन के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यूनियन इंटरसेक्शन के लिए लगा रहे हैं तो यूनियन, यहाँ यूनियन रख देंगे। तो पी ए का मान कितना है 0.5 प्लस यहाँ पर 0.35 एंड माइनस का 0.7, तो ये हो जाएगा 0.85 माइनस 0.7, चाहो तो 7 के आगे एक जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.05 0.15। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आ गया 0.15, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालने थे। रिक्त स्थान बनने के लिए कह रहा था, ये हो गया तीसरे का 0.15, ये हो गया दूसरे के लिए और ये हो गया पहले के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान बनने के लिए कह रहा था भाई, तो अपन आसानी से भर सकते हैं। पहले का आंसर कितना आ रहा था 7/15, ठीक है। पहले का आंसर आ रहा था 7/15, दूसरे का आंसर आ रहा था 0.5, ठीक है, और तीसरे का आंसर आ रहा था 0.15। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है कि भाई पी ए बराबर 3/5 और पीबी बराबर 1/5 दिया गया है। यदि पी ए और बी, यदि ए और बी परस्पर अपवर्ती घटनाएं हैं तो पी ए या बी का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। पी ए या बी ज्ञात कीजिए। आपको ध्यान रखना है ए की जगह ए या बी का मतलब होता है यूनियन निकालना है अपन को, ठीक है। अच्छा, अपन को पी ए का मान दे रहा दिया और पीबी का मान दिया है और कह रहा है ए और बी परस्पर अपवर्ती घटना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अपवर्ती घटनाएं वो घटनाएं होती हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। यानी कि इंटरसेक्शन जो होगा वो फाई होगा समुच्चय के लिए, और प्रायिकता के लिए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 0। तो कहने का मतलब आपका ये है कि यहाँ पर ए और बी परस्पर अपवर्ती घटना है, तो यहां से अपन कह रहे हैं कि इसलिए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 5, और इसमें प्रायिकता का मान कितना हो जाएगा, चूंकि कोई भी अवयव नहीं है तो प्रायिकता का मान हो जाएगा 0। तो इंटरसेक्शन का मान हो गया 0। अपन को निकालने के लिए कह रहा पी ए या बी, और या की जगह अपन क्या लेते हैं पी ए यूनियन बी, या की जगह यूनियन, तो यहां पर आएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अभी वैल्यू रख देंगे, पी ए का मान कितना दिया है 3/5 और 1/5, यहाँ पर पी ए का मान 3/5, पीबी का मान 1/5 माइनस का 0, तो लास्ट आ जाएगा 5 का, ये हो जाएगा 3 + 1, यानी आंसर आ जाएगा 4/5, ठीक है। आंसर आ गया 4/5। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया है, यदि ई और एफ घटनाएं इस प्रकार हैं कि पीई बराबर 1/4, पीएफ बराबर 1/2 और पीई और एफ बराबर 1/8 हैं तो ज्ञात कीजिए। आपके पास दो सवाल इस प्रकार से उन्होंने दे दिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पीई का मान दिया है, पीएफ का मान दिया है और पीई और एफ, और की जगह आपको पता है इंटरसेक्शन लगता है, यानी कि पीई और एफ बराबर पीई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1/8 दे रखा है। पहले सवाल में अपन को ई या एफ, अब या की जगह क्या आता है यूनियन, तो पीई यूनियन एफ निकालना है। तो ई यूनियन एफ के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पीई प्लस पीएफ माइनस पी, यूनियन के लिए निकालना है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन ले लेंगे, पीई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। तो P का मान 1/4 प्लस 1/2 माइनस का 1/8, यहाँ लासा कितने का आएगा, एलसीएम आ जाएगा 8 का, 4 दूनी 8, 2 चौको 8 माइनस 4 8 एकम 8, 4 2 6, यह जाएगा 5/8, तो 5/8 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करूं तो दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा ई नहीं और एफ नहीं, ठीक है। अब ये मैं फॉर्मूला आपको बता चुका हूं कि ई नहीं और एफ नहीं को अपन को कैसे बनाना है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन अपन को कह रहा है कि पी ई नहीं, ठीक है, ई नहीं और एफ नहीं, पी ई नहीं और एफ नहीं। अब देखो ई नहीं की जगह क्या आएगा, पहली बात तो ई नहीं की जगह ई डैश आ जाएगा, और की जगह इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है, और एफ नहीं की जगह एफ डैश आ जाएगा। क्लियर है बात। अभी मैंने आपको फॉर्मूला ही बताया था कि जब दोनों में डैश होगा तो दोनों के डैश को हटाएंगे, बाहर एक डैश लगाएंगे, और अगर इंटरसेक्शन होगा तो यूनियन, और यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन कर देंगे। तो यहां पर क्या करना है कि पी ई दोनों के डैश को हटाएंगे,
बाहर एक डैश लगाएंगे और इंटरसेक्शन है तो क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे। तो ये हो जाएगा पीई यूनियन एफ का होल डैश, इस प्रकार से। और आपको पता है अगर डैश होता है तो क्या करते हैं, 1 से घटा देते हैं, 1 माइनस पी ई यूनियन एफ, और ई यूनियन एफ का मान अपन ने निकाला 5/8, तो 1 माइनस 5/8। यहां लासा आएगा 8 का, तो 8 माइनस 5, तो आगे 8, आंसर कितना हो जाएगा 3/। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया है कि घटनाएं ई और एफ इस प्रकार हैं कि पीई नहीं या एफ नहीं बराबर 0.25। बताइए कि ई और एफ परस्पर अपवर्ती हैं या नहीं। एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जो किताब में सवाल दिया है वहां पर ई नहीं और एफ नहीं लिखा है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं करना है, यहां पर या ही आएगा और नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको कह रहा है ई और एफ परस्पर अपवर्ती हैं या नहीं, तो अपवर्ती होने के लिए इंटरसेक्शन आपका 0 होना चाहिए, मतलब अपवर्ती होंगी तो इंटरसेक्शन 0 होगा। तो यहां पर अगर आप और करके करोगे तो सवाल नहीं आ रहा, तो सवाल जो किताब में दिया उसमें मिसप्रिंट है या सवाल सही नहीं है, और की जगह आपको या लेके हल करना है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पर ई नहीं या एफ नहीं, तो आप क्या करेंगे, पी ई नहीं के लिए ई डैश, या के लिए यूनियन, और एफ नहीं के लिए एफ डैश, ठीक है, बराबर 0.25। अब आपको पता है क्या करोगे, दोनों का जो डैश है वो हटाएंगे और इकट्ठा टोटल डैश लगा देंगे, और यूनियन की जगह क्या जाएगा भाई, इंटरसेक्शन, बराबर 0.25, और डैश हटाएंगे तो 1 से घटा देंगे, 1 माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। अपन को इंटरसेक्शन की वैल्यू चाहिए थी, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 0.25। अब इंटरसेक्शन का मान निकालना है, तो 1 माइनस 0.25 बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो यहां से कितना निकलेगा भाई, 0.75 बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना आ गया, पी इन ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 0.75, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो आप क्या कह रहे हो कि चूंकि पी ई इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ई और एफ परस्पर अपवर्ती घटनाएं नहीं है, ठीक है। ई और एफ परस्पर अपवर्ती घटनाएं नहीं है, ठीक है ना, इस प्रकार से आप दिखा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 17 आपको कह रहा है कि भाई घटनाएं ए और बी इस प्रकार हैं कि पी ए बराबर 0.42, पीबी बराबर 0.48 और पी ए और बी बराबर 0.16 ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, ठीक है। तो अपन को पी ए की वैल्यू दी है, पीबी की वैल्यू दी, पी ए और बी, और की जगह इंटरसेक्शन लगाना है, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 0.16 दिया है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है पी ए नहीं, ठीक है। तो ए नहीं की जगह आपको पता है क्या है, पी ए डैश, ए नहीं का मतलब ए डैश, और ए डैश को अपन कैसे लगाएंगे, 1 माइनस पी ए करके, 1 माइनस पी ए यानी 1 माइनस 0.42, पी ए का मान 42 था, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.58, ठीक है, 0.58 आंसर हो जाएगा यहां से। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा था इसमें पी बी नहीं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है पी बी नहीं, और नहीं के लिए डैश लगा लेंगे, पी बी डैश, यानी कि 1 माइनस पी बी। अच्छा, पी बी का मान कितना दिया है, 0.48, ये दिया है 1 माइनस 0.48, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 0.52, ठीक है। फिर आगे बात करें तो कह रहा है पी ए या बी, ठीक है, ए या बी कह रहा है, ए या बी। तो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है पी ए या बी, इसका मतलब पी ए यूनियन बी कह रहा है, या की जगह यूनियन लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, और यूनियन है निकालना है तो इंटरसेक्शन घटा देंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे। तो पी ए का मान कितना था, 0.42, प्लस पी बी का मान था 0.48, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान था 0.16। तो ये वैल्यू कितनी आनी, जोड़ रहे हैं तो 0.90 माइनस का 0.16, तो घटा के आ जाएगा 0.74, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपको कह रहा है कि एक पाठशाला की कक्षा 11 की 40% विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं और 30% जीव विज्ञान पढ़ते हैं, ठीक है। कक्षा के 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। यदि कक्षा का एक विद्यार्थी या दक्षा चुना जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गणित या जीव विज्ञान पढ़ता होगा। तो सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है, परसेंटेज को आपको पता है
परसेंटेज हटाते हैं, नीचे 100 ले आते हैं। ठीक है, परसेंटेज हटाने के बाद नीचे 100 ले आना अपन को। तो गणित पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 40%। अब इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 40/100। जीव विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 30%। तो पीबी, बी फॉर बायोलॉजी, एम फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है, इस प्रकार से ले सकते हैं। तो पीबी यानी कि 30/100, 30% का 30/100। अब कह रहा है कि गणित और जीव विज्ञान, और के लिए इंटरसेक्शन लेते हैं, ध्यान रखना इस बात को। दोनों पढ़ने वाले विद्यार्थी 10% हैं, तो एम इंटरसेक्शन बी हो गया 10/100। तो आपको निकालना है गणित या जीव विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी, याद दिया है, यानी कि यूनियन निकालना। ठीक है, अपन को क्या निकालना है? यूनियन निकालना। तो पी एम यूनियन बी कर रहे हैं अपन। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर? पी एम प्लस पी बी माइनस पी एम इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रखते जाएंगे 40/100, यहाँ पर प्लस 30/100 माइनस 10/100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? यहाँ से लासा आएगा 100 का, और ये हो गया 40 प्लस 30 माइनस का 10, यानी आएगा 60/100। तो यहां से प्रायिकता कितनी कह दोगे भाई? 60/100 यानी 0.60। तो ये हो जाएगी प्रायिकता। क्वेश्चन नंबर आपको 19 कह रहा है, एक प्रवेश परीक्षा को 2 परीक्षणों यानी टेस्ट के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। किसी यादृच्छिक चुने गए विद्यार्थी की पहली परीक्षण में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.8 है और दूसरे परीक्षण में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.7 है। दोनों में से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.95 है। अब ये समझना कि देखो भाई, दोनों में से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.95। अब ये 0.95 क्या है? क्या ये यूनियन होगा? क्या ये इंटरसेक्शन होगा? ये समझने की कोशिश करो आप। ठीक है, देखो, पहले परीक्षण के लिए, पहले टेस्ट के लिए 0.8 दिया है, दूसरे टेस्ट के लिए 0.7 दिया है, और 0.95 जो है वो 0.8 और 0.7 दोनों से ही ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या इंटरसेक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन का वैल्यू जो होगी वो दोनों ही प्रायिकताओं से छोटी होती है, और ये 0.95 दोनों ही प्रायिकताओं से बड़ी है। तो निश्चित तौर पर ये यूनियन का मान है। समझ गए कि नहीं? दोनों में से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता, यानी कि या तो वो पहली परीक्षा उत्तीर्ण करेगा होगा, या फिर उसने दूसरी परीक्षा उत्तीर्ण करी होगी। ठीक है ना? तो ये यूनियन की वैल्यू दी है। दोनों परीक्षण को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता क्या है, ये आपको बताना है। यानी कि बेसिकली आपको इंटरसेक्शन का मान निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो अपन ने मान लिया ए पहले परीक्षण में उत्तीर्ण होना, तो ये पी हो गया 0.8, और बी ले लिया दूसरे परीक्षण में उत्तीर्ण होना है, पीबी हो गया 0.7। अभी वो कह रहा है कि दोनों में से कम एक परीक्षा में उत्तीर्ण होना। ठीक है ना? क्या लिखा था कि दोनों में से कम एक परीक्षा में उत्तीर्ण करना, तो ये क्या कहलाएगा भाई? पहले परीक्षण में उत्तीर्ण होना या दूसरे परीक्षण में उत्तीर्ण होना, या। ठीक है, तो ये हो गया यूनियन की वैल्यू 0.95। आपसे पूछ रहा है दोनों परीक्षण को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता, यानी कि इंटरसेक्शन की आपको वैल्यू निकालना है। दोनों परीक्षण में उत्तीर्ण करने की प्रायिकता, यानी कि आपको निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी, और इंटरसेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या बना देंगे अपन? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। चूंकि इंटरसेक्शन निकालना है तो माइनस में यूनियन ले लेंगे। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 0.8 प्लस 0.7 माइनस 0.95, 8 7 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.5 और माइनस 0.95। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी 0.55। 1.5 से 0.95 घटा रहे हैं, ये हो रहा 0.55। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि एक विद्यार्थी के अंतिम परीक्षा के अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषयों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.5 है, और दोनों में से कोई भी विषय उत्तीर्ण ना करने की प्रायिकता 0.1 है। ठीक है, यदि अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.75 हो, तो हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता अपन को ज्ञात करने में बतानी है। तो ई ले लिया अंग्रेजी के लिए, एच ले लिया हिंदी के लिए। अभी वो आपसे कह रहा है कि दोनों विषय, समझना बात को, दोनों विषयों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता, अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी, और के लिए क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन। तो यहां पर बेसिकली क्या है कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषयों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.5 है, तो और के लिए इंटरसेक्शन, यानी कि पीई इंटरसेक्शन एच बराबर हो जाएगा 0.5। फिर आगे कह रहा था कि दोनों में से कोई भी विषय उत्तीर्ण ना करने की प्रायिकता 0.1 है। इसका मतलब ना तो वो अंग्रेजी का उत्तीर्ण किया
और ना ही हिंदी का। दोनों में जब बात दोनों की होती ना तो वहां पर आप और सोचते हो, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर बेसिकली क्या है भाई, दोनों में से कोई भी विषय उत्तीर्ण ना करने की प्रायिकता, यानी कि ना अंग्रेजी और ना हिंदी उत्तीर्ण करना, ठीक है, ना अंग्रेजी और ना हिंदी उत्तीर्ण करना। तो ये दिया 0.1। अब ना अंग्रेजी और ना हिंदी का अर्थ क्या हुआ भाई, ई डैश और एच डैश, ठीक है, और लगा तो इंटरसेक्शन। तो कैसे, सीधे सीधे पी ई डैश इंटरसेक्शन एच डैश बराबर 0.1 हो जाएगा। अब यहां पर आपको पता है फॉर्मूला कैसे बनाते हैं अपन कि पी दोनों का डैश हटाएंगे, दोनों में से डैश हटा दिया, ठीक है, और बाहर डैश लगाएंगे, इंटरसेक्शन का कर देंगे यूनियन बराबर 0.1। तो डैश लगाए तो डैश को हटाएंगे तो क्या करते हैं, 1 से घटा देते हैं, 1 माइनस पी ई यूनियन एच बराबर 0.1। तो यहां से अपन ई यूनियन एच की वैल्यू निकालेंगे, पी ई यूनियन एच बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.1। तो पी ई यूनियन एच हो गया 0.9, ठीक है। और आपको दे रखता अंग्रेजी में उत्तीर्ण होना, यानी कि और क्या दे रखा था, पीई की वैल्यू, अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने की वैल्यू अपन को दे रखी थी कितनी, अंग्रेजी में उत्तीर्ण होना 0.75 दे रहा था, हिंदी में अपन को पूछ रहा है 0.75। तो अपन को क्या क्या मिल गया, पीई मिल गया 0.75, पी एच अपन को निकालने के लिए कह रहा, भाई हिंदी में उत्तीर्ण करने के लिए पूछ रहा है। इसके अलावा पीई यूनियन एच ये वैल्यू हो गई 0.9, और पीई इंटरसेक्शन एच, पी इंटरसेक्शन का मान कितना दिया था, इंटरसेक्शन का मान दिया था 0.5, ठीक है। तो 0.5 यहां पर सब मान रख देंगे और निकाल लेंगे। तो पीई इंटरसेक्शन एच बराबर पीई प्लस पी एच माइनस पी ई यूनियन एच, वैल्यू रख देंगे। तो यहां पर है 0.5 बराबर 0.75 प्लस पी एच का मान निकाल रहे हैं माइनस ये हो जाएगी वैल्यू 0.9। अब पक्षांतर करेंगे तो पी एच बराबर आ जाएगा 0.5 माइनस का 0.75 और प्लस का 0.9। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 9 5 14, 1.4 माइनस का 0.75। तो यहां से आपको घटाओगे तो मिल जाएगा 0.65, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में से 30 ने एनसीसी, 32 ने एनएसएस और 24 ने दोनों को चुना है, ठीक है। तो एनसीसी है, एनएसएस है और दोनों का मतलब है इंटरसेक्शन। यदि इनमें से एक विद्यार्थी या दर्शक चुना गया है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपके पास 3 सवाल दिए हैं, ठीक है। तो पहले तो अपन को दिया क्या क्या है वो देख लेते हैं कि किस बारे में बात हो रही है। तो अपन ने माना ए बता रहा है एनसीसी को चुनने वाले विद्यार्थी और बी बता रहा है एनएसएस को चुनने वाले विद्यार्थी, ये अपन ने मान लिया। थोड़ा लिखने में ज्यादा सहूलियत हो इस वजह से अपन ने ए को मान लिया एनसीसी और बी मान लिया एनएसएस। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 60, जिसमें से एनसीसी को चुनने वाले हैं 30 और एनएसएस को चुनने वाले हैं 32। एनसीसी को चुनने वाले हैं विद्यार्थी 30 और एनएसएस को चुनने वाले हैं 32। तो सिंपल यहां से प्रायिकता निकाल पाओगे आप। प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो एनसीसी चुनने के लिए कितनी प्रायिकता हो जाएगी भाई, एनसीसी चुनने वाले 30 हैं तो पीए हो जाएगा 30/60, और एनएसएस को चुनने वाले 32 हैं तो हो जाएगा 32/60, ठीक है। दोनों को चुनने वाले विद्यार्थी कह रहा था भाई 24 है, तो दोनों को चुनना मतलब इंटरसेक्शन, तो पी ए इंटरसेक्शन भी हो जाएगा 24/60। पहला क्वेश्चन कह रहा था कि विद्यार्थी ने एनसीसी या एनएसएस को चुना है, तो या के लिए आप यूनियन लेते हैं, ठीक है। तो यहां से आप लगा रहे हैं फॉर्मूला पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो वैल्यू रख दीजिए। तो यहां पर हो रहा 30/60 प्लस 32/60 माइनस 24/60, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 62 माइनस 24/60, तो कितना निकल के आएगा, 38 आ जाएगा, ठीक है। 38/60, तो उसे काट दीजिए, 19/30 प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया पहले वाले का आंसर। दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा था कि विद्यार्थी ने ना तो एनसीसी और ना ही एनएसएस को चुना है, ठीक है।
पहला क्वेश्चन हो गया विद्यार्थी ने एनसीसी या एनएसएस को चुना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थी ने ना तो, अब ना के लिए डैश लेते हैं, ध्यान रखना, ना तो एनसीसी और के लिए इंटरसेक्शन, ना ही एनएसएस को चुना है। ठीक है, तो सिंपली कर देंगे दूसरा क्वेश्चन कि विद्यार्थी ने ना तो एनसीसी यानी कि ए डैश और के लिए इंटरसेक्शन और ना ही एनएसएस यानी बी डैश। तो आपको पता फॉर्मूला क्या बनेगा, दोनों का डैश हटाएंगे, बाहर डैश लगाएंगे, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन कर देंगे और डैश लगाए तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी हो जाएगा, यानी 1 माइनस 19/30। लासा आएगा 30 का यहाँ पर, तो यहाँ कर रहे हैं भाई 30 माइनस 19 यानी कि आंसर आ जाएगा 11/30। ठीक है, ये हो गया दूसरे का आंसर 11/30। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि विद्यार्थी ने एनएसएस को चुना है किंतु एनसीसी को नहीं चुना है। ठीक है, एनएसएस को चुना है किंतु एनसीसी को नहीं चुना है। तो एनएसएस को चुनना और एनसीसी को नहीं चुनना यानी ए डैश, जिसको नहीं चुनना है वो ए डैश हो जाएगा। तो कितना ये आ जाएगा इस प्रकार से, एनसीसी, एक मिनट, यहां पर कह रहा है विद्यार्थी ने एनएसएस को चुना है तो बी ले लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा यहां पर बी, और किंतु एनसीसी अपन ने ए माना था, एनसीसी को नहीं चुना है तो ये हो जाएगा ए डैश। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या लगाएंगे कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और जिसमें डैश होता है, जिसमें डैश नहीं होता है उसको घटा देते हैं। फॉर्मूले में के लिए मैंने ये आपको बताया था, पीछे भी मैं बता चुका हूं, जिसमें डैश नहीं होता है उसको घटा देते हैं। तो पी बी को घटा दोगे, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इस प्रकार से जिसमें डैश नहीं होता है उसको घटा देते हैं। अच्छा, पी बी की वैल्यू कितनी थी, 32/60 था। ठीक है, यहां था 32/60 और इंटरसेक्शन का मान अपन ने कितना था, 24/60। 24/60 तो कितना बच जाएगा, 8/60 बच जाएगा। 8/60, 4 से काट लो, 4 दूनी और 15 चौको 60, तो ये 2/15 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है यदि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करने के साथ साथ चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो हमारे जो वीडियो आते हैं उनका आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप कहेंगे कि सर ये क्लास नहीं हुई, जबकि वो क्लास हो चुकी होगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल जो हैं वो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर जाइए, आप हम लोगों को फॉलो भी कर सकते हैं एक्सपी क्लासेस को। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, इन सब जगह के लिंक आपको वहां पर मिल जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, मुझसे कह सकते हैं। अब इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।